हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस की बुक 1 और बुक 2 से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये वीडियो होने वाली है मिड टर्म एग्जाम के नज़रिए से, और इसमें जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते हैं वो सारे डिस्कस करूंगा। आपके मिड टर्म एग्जाम जो आने वाले हैं सितंबर मंथ में, ठीक है, तो इस एग्ज़ाम के नज़रिए से हम ये वीडियो बना रहे हैं। आपकी बुक 1 में से कंप्लीट चैप्टर आने वाले हैं और बुक 2 में से 2 चैप्टर आ रहे हैं। ठीक है, तो उन सभी को इस वीडियो में हमने ले रखा है, तो आपको बहुत ध्यान से देखना है। इसमें हम 2 नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं या 4 नंबर वाले क्वेश्चन, 6 नंबर वाले क्वेश्चन, सभी प्रकार के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और आपकी बुक 1 और बुक 2 यानी दोनों ही किताबों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इसमें कवर हो जाएंगे। तो कहने के लिए वीडियो क्या है, वन शॉट वीडियो है, यानी एक ही वीडियो में आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर दिए जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है। यहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह या इंपॉर्टेंट अपडेट जो होती है वो यहाँ पे मिल जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना है, बिल्कुल सिंपल, आप टेलीग्राम में जाइए, वहाँ पे जाके आपको ये डालना है क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप, आपको सर्च में डालना है। ठीक है, और स्पेस नहीं देना है। देखो स्पेस मैंने कहीं पे भी नहीं दे रखा है। ठीक है, बिना स्पेस डाले आपको सर्च करना है, आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा हमारा। 40,000 से ज़्यादा स्टूडेंट वहाँ पे जुड़े हुए हैं। ठीक है, आपको बस उसको ज्वाइन कर लेना है ताकि आपको वहाँ पे वीडियोस के लिंक वगैरह मिल जाए। और आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, एकलव्य स्टडी पॉइंट, ये मेरा यूज़र नेम है और मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है। इस नाम से आप मुझे वहाँ पे सर्च कर सकते हो। आपको कुछ पूछना हो तो आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करें। कुछ बच्चे कह रहे थे कि मिड टर्म में कैसा पेपर आता है, उनको जानना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, गूगल पे जाके eklavyastudypoint.com सर्च करना है, हमारी वेबसाइट आएगी। उसमें जो आपको ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्वेश्चन पेपर, इस क्वेश्चन पेपर वाले ऑप्शन में जाना है। ठीक है, फिर अपनी क्लास को सिलेक्ट करना है, अपना मिड टर्म में चले जाना, मिड टर्म वाले सेक्शन में सब्जेक्ट में चले जाना, तो आपको पूरा पेपर, मॉर्निंग शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट, दोनों शिफ्टों के पेपर अवेलेबल वहाँ पे हो जाएंगे। आप उसको देख सकते हो और सॉल्यूशन समेत आपको मिलेगा। ठीक है, केवल ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन क्वेश्चन है, आपको आंसर भी वहाँ पे मिल जाएंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे गए थे लास्ट ईयर। ठीक है, यानी जो पिछले साल का जो मिड टर्म का पेपर था उसमें कैसे क्वेश्चन आए थे वो आपको पता लग जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है, दो ध्रुवीयता का अंत, इस चैप्टर में से देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि बताइए बर्लिन की दीवार जो है इसके बारे में आपको विस्तार से बताना है, यानी बर्लिन की दीवार जो थी इसके बारे में बताना है। ठीक है, अब कई सारी चीजें यहाँ पे बन जाती है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि बर्लिन की दीवार है, आप सभी जानते हैं कि 1961 में बनाई गई थी। ठीक है, 1961 में बनाई गई थी। पेपर में क्वेश्चन आया कि बर्लिन की दीवार कब बनाई गई, तो आप बताओगे 1961 में। कितने किलोमीटर लंबी थी भाई, ये 150 किलोमीटर लंबी थी। ठीक है, 28 साल तक ये जो दीवार थी वो खड़ी रही। ठीक है, यानी 28 वर्षों तक ये दीवार बनी रही थी, बाद में इसको गिरा दिया गया था। ठीक है, किसने गिराया था इसको, वहां की जो आम जनता थी उसने गिराया था 9 नवंबर 1989 को। तो कब गिराई गई आपको ये भी याद रखना है। और ये किसके बीच विभाजन का प्रतीक थी, ये पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच में विभाजन का प्रतीक थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो देखिए मैं आपको और डिटेल में समझाऊं, एक महाद्वीप है जिसको यूरोप महाद्वीप कहा जाता है। यूरोप महाद्वीप में एक देश है जर्मनी, जर्मनी में उसकी राजधानी होती थी बर्लिन, वहां पे ये दीवार खड़ी की गई थी। ठीक है, ये दीवार जो थी ये विभाजन का प्रतीक थी, यानी एक तरफ ये पूंजीवादी दुनिया यानी कि जो अमेरिका को दर्शा रही है, दूसरी तरफ साम्यवादी दुनिया यानी कि सोवियत संघ और उसके खेमे को दर्शा रही है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपके इस क्वेश्चन के आंसर में कवर हो जाएगी। अब कुछ भी आपसे पूछ ले मान लो पेपर में, आप आराम से उसको कर पाओगे। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं कि सोवियत प्रणाली की मुख्य विशेषताएं आपको बतानी है कि सोवियत प्रणाली जो है वो क्या है और उसकी मुख्य विशेषताएं क्या है। तो देखिए सोवियत प्रणाली जो है ना, ये पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध करके आई थी, यानी कि सोवियत सिस्टम में पूंजीवाद का विरोध किया जाता है, पूंजीवाद को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। ठीक है, इसमें किस चीज को एक्सेप्ट किया जाता है, इसमें समाजवाद, यानी ये समाजवाद के आदर्शों से प्रेरित है। इसमें समाजवाद को बेहतर माना जाता है और पूंजीवाद को बेकार माना जाता है। ठीक है, तो ये थी सोवियत व्यवस्था। आगे देखते हैं, सोवियत प्रणाली में नियोजित अर्थव्यवस्था थी, यानी कि इनकी जो अर्थव्यवस्था थी वो नियोजित थी। नियोजित का मतलब होता है प्लान्ड, यानी कि पूरी प्लानिंग की गई थी। ठीक है, प्लान्ड अर्थव्यवस्था यहाँ पे थी। फिर यहाँ पे एक ही पार्टी का दबदबा था। कौन सी पार्टी थी वो, कम्युनिस्ट पार्टी, यानी यहाँ पे एक ही पार्टी का दबदबा था और उस पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी है। ठीक है, सिंपल बिल्कुल। यहाँ पे विकसित अर्थव्यवस्था थी, सोवियत प्रणाली में क्या था, अर्थव्यवस्था जो थी वो बहुत ज्यादा डेवलप थी। ठीक है, हालांकि अगर हम उसको कंपेयर करें अमेरिका से, यानी कि अगर हम यूएसएसआर यानी जो सोवियत संघ है इसको अगर हम कंपेयर करते हैं यूएसए से, तो यूएसए के मुकाबले में तो ये पिछड़े हुए थे, लेकिन फिर भी बाकी अगर दुनिया से कंपेयर करें तो ये बहुत ज्यादा डेवलप थे।
यहाँ पे उन्नत संचार प्रणाली थी, यानी कि इनकी जो कम्युनिकेशन व्यवस्था थी, संचार प्रणाली थी, बेहतरीन थी बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पे ऊर्जा संसाधन बहुत थे, विशाल ऊर्जा संसाधन अवेलेबल थे, इनमें खनिज है, इनके पास तेल है, लोहा है, इस्पात है, यानी हर प्रकार के संसाधन आप देखोगे यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, इसके अलावा क्या विशेषता है, इसके अलावा आप बता सकते हो कि दूर दराज के इलाके, जो दूर दराज के इलाके हैं ना, वहां पे भी आवागमन की बेहतर व्यवस्था से जुड़े हुए, यानी बहुत दूर दूर के जो इलाके हैं वो भी आपस में कनेक्टेड है, यानी वहां पे रोड, सड़कें वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, इनका जो घरेलू उपभोक्ता उद्योग है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा उन्नत है। उन्नत का मतलब यहाँ पे क्या है, मतलब बेहतरीन है, कहने का मतलब है यहाँ पे पिन से लेके कार तक का निर्माण होता है। कहने का मतलब क्या है कि छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज का निर्माण जो है घरेलू लेवल पे हो जाता था। तो आप कह सकते हो कि इनका जो उपभोक्ता उद्योग है वो बहुत ही ज्यादा उन्नत है। ठीक है, फिर यहाँ पे लोगों के लिए न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधाएं उपलब्ध थी। लोगों को जो बेसिक जो सुविधाएं होती है, नॉर्मली क्या चाहिए होता है भाई, किसी भी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए होता है। ठीक है, उसकी जो बेसिक नीड होती है, तो वो सारी सुविधाएं यहाँ पे लोगों को अवेलेबल थी। यहाँ पे बेरोजगारी नहीं थी, बहुत अच्छा पॉइंट है कि लोगों को बेरोजगारी का सामना नहीं करना पड़ता था, लोगों के पास रोजगार था। यहाँ पे लोगों को हेल्थ सर्विसेज मिल जाती थी। ठीक है, यहाँ पे हॉस्पिटल थे, हॉस्पिटल में डॉक्टर थे, वहाँ पे मेडिसिन मिल जाती थी, सारी चिकित्सा सुविधाएं मिल जाती थी। शिक्षा यहाँ पे बहुत अच्छी थी, एजुकेशन मिल जाती थी। ठीक है, फिर मिल्कियत का प्रमुख रूप राज्य का स्वामित्व था। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको सोवियत संघ और जो वहां की समाजवादी व्यवस्था है उसमें समझनी है। कहने का मतलब है मिल्कियत, मिल्कियत का मतलब क्या है, आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे जो सत्ता थी ना, सत्ता, उसमें राज्य का स्वामित्व था। राज्य का मतलब यहाँ पे सरकार से होता है। ठीक है, यानी सब कुछ सरकार के हाथ में था। ठीक है, प्राइवेट हाथों में नहीं था कुछ भी, सब कुछ सरकार के हाथों में यहाँ पे होता था। उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण था, यानी सरकार का कंट्रोल होता था उत्पादन के साधनों पे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये तो हमने क्या पढ़ा, जो सोवियत व्यवस्था है, जो सोवियत सिस्टम है, उसकी मुख्य विशेषताओं को पढ़ा। ठीक है, सब कुछ बेहतर था सोवियत संघ में। अब सब कुछ इतना बेहतर था तो सोवियत संघ का विघटन कैसे हो गया, सोवियत संघ टूट कैसे गया, आपके मन में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो उसके लिए भी एक क्वेश्चन आता है और पेपर में अगर ये क्वेश्चन आएंगे ना तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। ठीक है, ये 6 मार्क्स में पूछे जाएंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल से क्या अभिप्राय है, इसको CIS भी कहा जाता है। ठीक है, यानी जो स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल है, इसका क्या मतलब है, तो देखिए हम जानते हैं कि सोवियत संघ टूट गया था सन 1991 में, यानी 1991 में सोवियत संघ खत्म हो गया था। ठीक है, उसका विघटन हो गया था, ये हम सभी जानते हैं। सोवियत संघ जो था वो 15 गणराज्यों को मिलाकर बना था, ये भी हमें पता है। ठीक है, 15 गणराज्यों को मिलाकर सोवियत संघ बना था और 1991 में सोवियत संघ टूट गया था। तो वो जो 15 देश थे, वो 15 के 15 देश अब क्या हो चुके थे, स्वतंत्र हो चुके थे। ठीक है, स्वतंत्र हो चुके थे। अब ऐसे में कहीं ना कहीं उनके सामने जो ऑप्शन था वो ये था कि या तो भाई वो पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ ढल सकते हैं, या चाहे तो साम्यवादी व्यवस्था अपना सकते हैं, या जो चाहे वो कर सकते हैं क्योंकि वो स्वतंत्र है। ठीक है, तो इन देशों ने क्या करा, इन देशों ने मिलकर एक संगठन बना लिया। ठीक है, इस संगठन का नाम रखा गया स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल, जिसको CIS भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, इसको क्या कहा जाता है, स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल। इसकी सदस्यता यानी इसकी मेंबरशिप जो थी वो स्वैच्छिक थी, यानी अपनी मर्जी से इसमें लोग, मतलब देश जो हैं वो जुड़ सकते थे। ठीक है, ये इसका उद्देश्य क्या होता था कि अपने जो सदस्य देश हैं, यानी ये जो 15 देश हैं, मान लो अगर ये मान लो इसमें से 10 देश भी इसमें CIS में जुड़ जाते हैं, ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि अब इनके पास ऑप्शन था कि अपने बीच में व्यापार को बढ़ावा दे सकें, श्रम को बढ़ावा दे सकें, ठीक है, अपने रिश्ते सुधार सकें, ये सारी चीजें हो सकती थी यहाँ पे। तो इसी को स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरी दुनिया से क्या अभिप्राय है। ठीक है, दूसरी दुनिया किसे कहा जाता है, तो आपको पता है कि जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, यानी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, जो कि 1939 से लेके 1945 के बीच हुआ था। इस दौरान क्या हुआ था, जब 1939 से 1945 के बीच जो विश्व युद्ध हुआ था, उसके बाद यानी 1945 के बाद दुनिया जो थी वो 2 गुटों में बट गई थी। ठीक है, 2 गुटों में बांट दिया गया था दुनिया को। एक तरफ अमेरिका था तो दूसरी तरफ था सोवियत संघ यानी कि USSR। ठीक है, और एक तरफ USA। तो ऐसे में जो जो गुट USSR वाला है, ठीक है, इसको दूसरी दुनिया कहा जाता है, यानी कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप जो था, ठीक है, उसके देश, यानी कि यूरोप को बांट दिया गया था पूर्वी और पश्चिमी।
ठीक है, पूर्वी वाला जो हिस्सा था वो इसके सोवियत संघ के खेमे में आया था, और जो पश्चिमी हिस्सा था वो अमेरिका के खेमे में आया था। तो जो सोवियत संघ का खेमे वाला हिस्सा है, ठीक है, जो भी इसमें शामिल हुए, ये सभी दूसरी दुनिया के देश कहलाते हैं। ठीक है, इन सभी देशों की राजनीतिक और जो व्यवस्था थी वो साम्यवादी व्यवस्था थी। ठीक है, यहाँ पे समाजवादी प्रणाली को अपनाया गया था, उसी के आधार पे इसको ढाल दिया गया था, और ये यूएसएसआर के को सही मानते थे। ठीक है, उसके सपोर्ट में रहते थे, और यही दूसरी दुनिया के देश कहलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए, आपको याद होगा मैंने थोड़ी देर पहले ये डिस्कस करा था कि सोवियत प्रणाली जो थी बहुत बेहतरीन थी, उसकी विशेषताएं डिस्कस करी थी। ठीक है, तो अब हम ये समझेंगे कि इतना बेहतर सोवियत संघ था तो क्यों टूट गया, सोवियत संघ का विघटन क्यों हो गया, तो उसकी कमियां जानेंगे। यानी सोवियत संघ की कोई 2 कमियां बताइए, पेपर में ऐसा आ सकता है, या फिर क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमा दें, आपसे पूछे कि सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण क्या थे, तो उसमें भी मिलते जुलते पॉइंट होंगे, तो दोनों में आपका एक जैसा आंसर चल जाएगा। ठीक है, आप बता सकते हैं। अब चलते हैं आंसर पे। देखिए, आपको पता है कि वहां पे जो नागरिकों की जो राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षा थी, वहां की सरकार उसको पूरा नहीं कर पा रही थी। यानी कि सोवियत प्रणाली में शुरुआत में सब कुछ अच्छा था, सब कुछ बेहतर था, वहां पे कोई कमी नहीं थी। ठीक है, कोई समस्या नहीं थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे ऐसा माहौल होने लगा कि जो वहां की जनता थी, उनकी जो राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाएं थी, जैसा वो चाह रहे थे वैसा वहां पे कुछ हो नहीं पा रहा था। ठीक है, तो एक तो ये कमी हो गई। फिर सोवियत प्रणाली जो है, यहाँ पे नौकरशाही का सिकंजा कसता चला गया। नौकरशाही यानी कि ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी कहने का मतलब है कि सोवियत संघ में जो बड़े बड़े अधिकारी होते थे, ठीक है, जो बड़े बड़े अधिकारी होते थे, उनका दबदबा था कहीं ना कहीं। इसकी वजह से जो वहाँ की आम जनता थी वो परेशान हो रही थी। ठीक है, तो आप ये पॉइंट बता सकते हो। फिर यहाँ पे एक ही पार्टी का शासन था, जिसको कम्युनिस्ट पार्टी कहा जाता था। अब इसी का दबदबा था। अब कहने का मतलब देखिए क्या है, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में तो बहुत सारी पार्टियां होती हैं, कोई भी सरकार में सत्ता में आ सकता है। हमारे यहाँ पे तो ये सिस्टम चलता है, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं था, यहाँ पे तो एक ही पार्टी थी। अब वो पार्टी चाहे अच्छा करे बुरा करे, रहना तो सत्ता में उनको ही है। तो इसीलिए ये पार्टी जो थी कहीं ना कहीं तानाशाही पे उतर आई थी, इसका दबदबा था, जिसकी वजह से लोग वहाँ के परेशान थे। ठीक है, तो ये भी नेगेटिव पॉइंट है। फिर क्या है, संसाधनों का अधिकतम उपयोग परमाणु हथियारों पर। हमने क्या पढ़ा था कि सोवियत संघ के पास बहुत सारे संसाधन थे, इनके पास ऊर्जा संसाधन बहुत थे। ठीक है, जिसमें खनिज हो जाएगा, तेल हो जाएगा, लोहा इस्पात हो जाएगा, सारे संसाधन थे। अब इतने संसाधन होने के बाद भी देखो क्या नुकसान हुआ, इन्होंने सारे संसाधनों का उपयोग, ज्यादातर उपयोग जो था वो हथियार बनाने में कर दिया। यानी बस हथियार बनाने पे फोकस था इनका, परमाणु हथियार बनाने में। क्यों? क्योंकि अमेरिका को बराबर की टक्कर देनी होती थी। अपनी जनता की इनको कोई सुध नहीं थी कि जनता दुखी है, जनता के साथ क्या समस्या है, उससे कोई मतलब नहीं था। बस हथियार बनाते जाओ, हथियार बनाते जाओ, संसाधनों का इन्होंने दुरुपयोग करा। ठीक है, तो ये नेगेटिव पॉइंट है। नेक्स्ट क्या है कि टेक्नोलॉजी, यानी जो प्रौद्योगिकी है और जो बुनियादी ढांचा है, उसके मुकाबले अगर हम देखें तो ये पश्चिमी देशों से अगर हम कंपेयर करें, यानी कि अमेरिका वाले गुड्स से इसको कंपेयर करें, तो ये ना कहीं आप देखोगे उनसे पीछे रह गए थे। ठीक है, सोवियत संघ अमेरिका से पीछे रह गया था। ठीक है, तो ये भी नेगेटिव पॉइंट है। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा कि सोवियत संघ जो था 15 गणराज्यों को मिलाकर बनाया गया था। ठीक है, यानी 15 देश थे उसमें, लेकिन उसमें से रूस जो था, इसी को ज़्यादा वैल्यू दी जाती थी, यानी रूस की प्रमुखता थी, रूस को ज़्यादा बेहतर माना जाता था। तो इसकी वजह से जो बाकी के 14 गणराज्य थे वो कहीं ना कहीं अपने आप को दमित और उपेक्षित महसूस करते थे। यानी उनको ऐसा लगता था कि सारा फोकस जो होता है सब वो रूस पे होता है, हमारी क्या की जाती है, हमारी इग्नोरेंस होती है, यानी हमको इग्नोर किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए बाकी गणराज्य खुश नहीं थे। आगे देखो, फिर मिखाइल गोर्बाचेव आए। उन्होंने क्या करा, उन्होंने सोचा कि भाई मैं इन समस्याओं को सुधार देता हूँ, यानी सुधार का प्रयास इन्होंने करा। लेकिन इनके सुधार का प्रयास का ही विरोध किया जाने लगा, और इनकी खुद की पार्टी के लोगों ने ही इनका विरोध करना शुरू कर दिया। ठीक है, फिर अर्थव्यवस्था यहाँ पे गतिरुद्ध हो गई थी, रुकने लगी थी। उपभोक्ता वस्तुओं की यहाँ पे कमी होने लगी थी। ठीक है, लोगों में राष्ट्रवादी भावनाओं का उभार हुआ, क्योंकि यहाँ की जनता जो थी, जनता को ये बताया जा रहा था कि अमेरिका जो है इनसे बहुत पीछे है, ये तो डेवलप हो रहे हैं, इनको ऐसा बताया जा रहा था। बाद में जब इनको पता लगा ना कि अमेरिका तो बहुत आगे चला गया, हम तो पिछड़ गए, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनके अंदर राष्ट्रवादी भावनाओं का उभार हुआ। वो बहुत गुस्से में आए अपनी सरकार के प्रति, अपने सिस्टम के प्रति। ठीक है, फिर संप्रभुता की इच्छा का भी उभार हुआ, क्योंकि वो सोवियत संघ वाले सिस्टम से अलग होना चाहते थे।
और सोवियत प्रणाली जो थी सत्तावादी हो चुकी थी। सत्तावादी होने का मतलब क्या होता है? सत्तावादी ऐसी सरकार को कहा जाता है जो बस अपना फायदा देखे, अपनी जनता का फायदा ना देखे। यानी कि जो सोवियत सिस्टम था वो बस अपना अपना फायदा देख रहा था, जनता का फायदा नहीं देख रहा था। ठीक है, तो ये समस्या थी। फिर क्या है कि पार्टी का जनता के प्रति जवाबदेह ना होना, यानी ये जो पार्टी थी ये जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थी। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था यहाँ पे और वह जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थी। तो ये सारी कमियां थी, इन कमियों के कारण ही तो सोवियत संघ टूट गया। अगर ये कमियां ना होती तो सोवियत संघ नहीं टूटता। ठीक है, आगे चलते हैं। अब सोवियत संघ टूट गया है 1991 में, सोवियत संघ का विघटन हो गया है। उसके बाद उसके विघटन के क्या परिणाम हुए ये आपसे पेपर में पूछा जाता है। 6 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान से समझिए। जैसे ही देखो हमने क्या पढ़ा था चैप्टर के अंतर्गत? चैप्टर में हमने पढ़ा था कि दो महाशक्ति थी, यानी दो सुपर पावर थी। एक तो था अमेरिका, ठीक है, और अमेरिका वर्सेस क्या हो रहा था? सोवियत संघ, यानी दूसरा था यूएसएसआर। अमेरिका और सोवियत संघ दोनों महाशक्ति थी, दोनों का एक दूसरे के प्रति कहीं ना कहीं कंपटीशन चलता था, तनाव संघर्ष जैसा माहौल रहता था। तो ऐसे में अब एक महाशक्ति यानी कि सोवियत संघ खत्म हो गया है, तो क्या प्रभाव दुनिया पे इसका पड़ा? तो देखिए, जैसे ही दो महाशक्तियों में से एक खत्म हुई तो शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। यानी ये शीत युद्ध की स्थिति किसके बीच थी? अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में थी। अब सोवियत संघ रहा नहीं तो जाहिर सी बात है शीत युद्ध खत्म होना है, तो ये समाप्त हो गया। फिर हथियारों की होड़ भी समाप्त हो गई, क्योंकि भाई जब एक महाशक्ति बची नहीं सोवियत संघ, तो अब हथियार की होड़ अपने आप ही खत्म हो जानी थी, ये हुआ। फिर विचारधाराओं की लड़ाई का भी अंत हो गया। अब विचारधारा की लड़ाई का मतलब यहाँ पे क्या है? आपने पढ़ा था चैप्टर के अंतर्गत, मैंने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था मैंने आपको? मैंने ये पढ़ाया था चैप्टर में कि दो विचारधारा थी और उनकी लड़ाई थी। एक तरफ थी पूंजीवाद, ठीक है, एक विचारधारा थी पूंजीवाद की, और दूसरी थी जो कि समाजवाद की विचारधारा थी। यानी कि एक अमेरिका वाला विचारधारा है, दूसरी सोवियत संघ वाली विचारधारा है। ठीक है, अब ये विचारधारा वाली लड़ाई खत्म हो गई। अब सब ये मानने लगे कि पूंजीवाद बेहतर है, तभी तो अमेरिका इतना डेवलप हो गया है, और समाजवाद कहीं ना कहीं बेहतर नहीं है, तभी तो सोवियत संघ जो है खत्म हो गया है। तो यहाँ पे विचारधाराओं की जो लड़ाई थी वो खत्म हो गई, एक ध्रुवीय विश्व हो गया। पहले क्या था? विश्व दो ध्रुवीय था। दो ध्रुवीय का मतलब क्या है? कि विश्व में दो महाशक्ति वाले गुट थे, एक तो अमेरिका का गुट हो गया, एक सोवियत संघ का। अब सोवियत संघ बचा नहीं, तो अब एक ही ध्रुवीय विश्व बचा, यानी कि अब अमेरिका ही कहीं ना कहीं ज्यादा ताकतवर बचा, अमेरिका का ही दुनिया में वर्चस्व रह गया। तो आप ऐसा बता सकते हो। ठीक है, ये सब क्या है? इसके परिणाम है। इसके अलावा देखो, सोवियत संघ टूट गया, सोवियत संघ टूटा तो कहीं ना कहीं नए देशों का उदय हुआ। जो 15 गणराज्य थे अब वो स्वतंत्र हो चुके हैं। अब फिर इन्होंने क्या करा? एक नया संगठन बनाया जिसको CIS या फिर स्वतंत्र राष्ट्र राज्यों का राष्ट्रकुल कहा जाता है, आप ये भी बता सकते हैं। फिर रूस जो था वो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बन गया। ठीक है, जो यूएनओ है, हमने यूएनओ वाला चैप्टर पढ़ा है। यूएनओ में जो, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, उसमें जो UNSC है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, इसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बोलते हैं, हिंदी में इसको संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद बोलते हैं। ठीक है, सुरक्षा परिषद में जो सोवियत संघ था, ठीक है, उसकी वीटो पावर वाली सीट मिली हुई थी इसको। अब सोवियत संघ तो खत्म हो गया, तो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी कौन बना? उसका उत्तराधिकारी बन गया रसिया। यानी जो उसकी वीटो पावर वाली सीट थी वो किसको चली गई? रसिया को, यानी रूस को चली गई। ठीक है, तो रूस क्या हो गया? सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बन गया। विश्व राजनीति में शक्ति संबंध जो थे वो बिल्कुल परिवर्तित हो गए। कहाँ पहले दो महाशक्ति थी, उनके बीच में था ये सब कुछ, अब खत्म हो चुका है। ठीक है, समाजवादी विचारधारा जो है इसको प्रश्न चिन्ह लगाया जाने लगा, कि लोग इस पे सवाल उठाने लगे कि समाजवादी विचारधारा अगर बेहतर है, इतनी ही बेहतर है, तो सोवियत संघ क्यों टूट गया? ठीक है, ये सब होने लगा था। तो आप ये सारे पॉइंट बता सकते हो। अगला क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है, शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी से क्या अभिप्राय है, समझते हैं। तो देखिए, शॉक थेरेपी, थेरेपी मतलब इलाज होता है, शॉक मतलब शॉक देकर थेरेपी करना, कुछ ऐसा। तो चलिए समझते हैं क्या है शॉक थेरेपी जो है ना, इसका शाब्दिक अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। ठीक है, आघात पहुंचाकर उपचार करना, कहने का मतलब ये है कि जब सोवियत संघ की जो साम्यवादी व्यवस्था थी, जब उसका पतन हो गया, उसके बाद सोवियत संघ के जो गणराज्य थे, जो 15 गणराज्य थे, ठीक है, इनको वर्ल्ड बैंक और जो IMF है, यानी इंटरनेशनल जो मॉनेटरी फंड है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहा जाता है, इसके द्वारा निर्देशित एक मॉडल था, ये अपनाना पड़ा। इस मॉडल के तहत क्या हुआ? साम्यवाद को छोड़ना था और पूंजीवाद को अपनाना था। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है? शॉक थेरेपी कहा जाता है। शॉक थेरेपी कौन सी शॉक थेरेपी का अर्थ कैसे बताओगे आप?
तो शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ तो होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना, लेकिन यहाँ पे आघात पहुंचाकर उपचार करने का मतलब किस चीज, किस घटना से जोड़ा जा रहा है? इसको इस घटना से जोड़ा जा रहा है कि जब सोवियत संघ खत्म हो जाता है, टूट जाता है, तो उसके जो 15 गणराज्य थे उनको पूंजीवादी व्यवस्था को छुड़वाकर उनको साम्यवादी व्यवस्था को छुड़वाकर पूंजीवाद की तरफ लाना था। ठीक है, यानी कौन सी व्यवस्था को छोड़ना था? साम्यवाद को छोड़ना था। ठीक है, साम्यवाद को छोड़ना था और किस चीज को अपनाना था? पूंजीवाद को अपनाना था। इसी को शॉक थेरेपी कहा जाता है। ठीक है, सिंपल है। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शॉक थेरेपी जो है आपने समझ लिया, शॉक थेरेपी की विशेषता बताइए। शॉक थेरेपी की क्या विशेषता है? तो देखिए अब क्या है, अब साम्यवाद गया, अब आ गया पूंजीवाद। तो देखिए यहाँ पे क्या है, मिल्कियत का प्रमुख रूप निजी स्वामित्व है। पहले सोवियत संघ में क्या होता था? मिल्कियत का प्रमुख रूप क्या होता था? राज्य होता था, यानी पहले सब कुछ सरकार के हाथ में होता था। लेकिन अब वो व्यवस्था, वो सिस्टम खत्म कर दिया है। अब निजी स्वामित्व यानी प्राइवेट हाथों में हो जाएगा। ठीक है, तो ये किस में होता है? पूंजीवाद में होता है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, जो राज्य की संपदा थी पहले वो किसके हाथ में होती थी? सरकार के हाथ में होती थी, यानी राज्य के हाथ में होती थी। अब इसका भी प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा, यानी उसका भी निजीकरण किया जाएगा, जैसा कि पूंजीवाद में होता है। ठीक है, पहले सामूहिक फार्म व्यवस्था को अपनाया जाता था, अब वो खत्म करके निजी फार्म वाली व्यवस्था को अपनाया जाने लगा। ठीक है, तो ये भी आपको समझना है। फिर मुक्त व्यापार को अपनाया गया। ठीक है, क्योंकि जो पूंजीवादी व्यवस्था होती है ना, उसमें व्यापार को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, उसमें फ्री ट्रेड का कॉन्सेप्ट होता है, यानी मुक्त व्यापार। ठीक है, दो देशों के बीच में व्यापार हो और उसमें जो लगने वाला जो शुल्क वगैरह होता है वो कम कर दिया जाए या फिर पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाए, जिसे फ्री ट्रेड कहा जाता है। तो मुक्त व्यापार को अपनाया और मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता, यानी दो अलग अलग देश है, उनकी करेंसी अलग अलग होती है, वो आपस में उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, फिर पश्चिमी देशों की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ा हो, यानी कहीं ना कहीं अब इनको जो पुरानी व्यवस्था थी उसको छोड़ना है और पश्चिमी देश जो हैं उनकी आर्थिक व्यवस्था से जुड़ना है। पूंजीवाद के अलावा कोई दूसरी व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया जाएगा, केवल और केवल पूंजीवाद को अपनाना है। पूंजीवाद के अलावा कोई व्यवस्था यहाँ पे स्वीकार्य नहीं होगी। ये शॉक थेरेपी की मुख्य विशेषता है। ठीक है, किसका मॉडल था ये? तो आपको हो गया विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा निर्देशित ये मॉडल था। ठीक है, नेक्स्ट है शॉक थेरेपी के परिणाम बताइए। अब मान लीजिए सोवियत संघ खत्म हो चुका है। ठीक है, सोवियत संघ के जो 15 गणराज्य वाले देश थे वो स्वतंत्र हो चुके हैं, अब उन्होंने शॉक थेरेपी को अपना लिया है। तो उन्होंने शॉक थेरेपी को सोचकर, क्या सोचकर अपनाया था? उन्होंने ये सोच के अपनाया था कि भाई साम्यवाद ने तो हमको डुबो दिया, साम्यवाद से तो हमको फायदा हुआ नहीं, अब हम साम्यवाद को छोड़ के अपना रहे हैं पूंजीवाद। तो पूंजीवाद को अपनाने के बाद हम भी डेवलप हो जाएंगे। किसकी तरह? अमेरिका की तरह। देखो कोई भी व्यक्ति है, कोई भी देश है, वो क्या चाहता है? वो डेवलप होना चाहता है। कोई भी देश ये नहीं चाहता कि वो तबाह हो जाए, तहस नहस हो जाए, कोई नहीं चाहता। सब चाहते हैं कि डेवलप हो जाए, सबका विकास हो, पैसों की कोई कमी ना हो, सारी सुख सुविधाएं हो, सब यही चाहते हैं ना। तो ऐसा ही इन्होंने भी सोचा था कि अब हम पुरानी व्यवस्था को छोड़ देंगे, यानी वो जो साम्यवादी व्यवस्था उसको छोड़ देंगे, नई व्यवस्था को अपनाएंगे जो कि पूंजीवादी व्यवस्था है, उससे हम डेवलप हो जाएंगे। क्या सच में ऐसा हुआ? तो हम कहेंगे ऐसा नहीं हुआ, सच में ऐसा नहीं हुआ। तो क्या हुआ भाई शॉक थेरेपी अपनाने के बाद? ये समझिए। देखिए शॉक थेरेपी को अपनाने के बाद पूरे क्षेत्र की जो अर्थव्यवस्था है वो तहस नहस हो गई। हालांकि इन्होंने सोचा था डेवलप हो जाएंगे, डेवलप की जगह बल्कि अर्थव्यवस्था चौपट हो गई इनकी। ठीक है, रूस में जो औद्योगिक ढांचा था वो चरमरा उठा। ठीक है, उसके सारे उद्योग जो थे वो तहस नहस होने लगे। 90% जो इनके उद्योग थे इसको इन्होंने क्या करा? निजी कंपनियों को बेच दिया। ठीक है, जो इनके उद्योग थे इन्होंने क्या करा? उसको प्राइवेट हाथों में बेच दिया। जो इनके पहले उद्योग कभी राज्य यानी सरकार के हाथ में होते थे, अब वो प्राइवेट हाथों में चले गए। ठीक है, फिर महत्वपूर्ण उद्योग जो थे उसको काफी कम कीमत में यानी औने पौने दामों में बेचा गया, क्योंकि जो बहुत कीमती उद्योग थे यहाँ पे, जो इंडस्ट्रीज थी, वो सारी इंडस्ट्रीज जो है बहुत कम पैसे में बेच दी गई। इसीलिए इसको इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझना है। इसके बाद देखो रूस की जो मुद्रा है उसका नाम है रूबल। रूस की मुद्रा रूबल जो थी उसमें गिरावट आ गई। मुद्रा में गिरावट आने का मतलब क्या होता है? अगर मुद्रा में गिरावट आ जाए तो महंगाई बढ़ती है। ठीक है, मुद्रा में गिरावट आई तो महंगाई जो थी वो बढ़ गई, बहुत ज्यादा महंगाई हो गई। खाद्यान्न का आयात करना पड़ा, खाने पीने की चीजों को लोगों को बाहर से खरीदना पड़ रहा है। ठीक है, सरकारी जो रियायतें हैं वो समाप्त कर दी गई, यानी सरकारी रियायत यहाँ पे खत्म हो चुकी थी। कहने का मतलब है सरकार जो सब्सिडी देती थी पहले इनको, ठीक है, लोगों को जो सब्सिडी मिलती थी सरकार की तरफ से, वो खत्म हो गई है। अमीर लोग जो थे और गरीब लोग जो है उनके बीच में खाई उत्पन्न हो गई, यानी अमीर जो है वो बहुत ज्यादा अमीर हैं और गरीब जो है वो बहुत ही ज्यादा गरीब है। ठीक है, इनके बीच में खाई उत्पन्न हो चुकी थी। तो ये हुए शॉक थेरेपी के परिणाम। शॉक थेरेपी को
ये सोच के अपनाया था इन देशों ने कि अब हम क्या करेंगे, डेवलप हो जाएंगे, लेकिन डेवलप होने की जगह और ज़्यादा बुरे हालात में पहुंच गए। अब यहाँ पे देखो, चाइना जो है बहुत समझदार था, ठीक है, चीन बहुत समझदार था। चीन ने शॉक थेरेपी को नहीं अपनाया, चीन भी साम्यवादी देश है, ठीक है, लेकिन उसने इस सिस्टम को अपनाया नहीं ना, वो भी ऐसे ही डूब जाता। उसने अलग तरीके से अपना विकास करा। कैसे विकास करा वो मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया हुआ है। अगर आपने चैप्टर नहीं देखा है तो चैप्टर की वीडियो को जरूर देखो, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पहले चैप्टर की वीडियो को एक बार ढंग से देख लेना ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो पहला चैप्टर हमारा हो गया खत्म। अब बात करते हैं सेकेंड चैप्टर। सेकेंड चैप्टर में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसको हम यहाँ पे समझने वाले हैं। क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ जो है, यूरोपीय संघ से क्या अभिप्राय है। तो देखिए, यूरोपीय संघ जो है ना, ये यूरोप के जो देश थे उनका एक संगठन था, ठीक है। यूरोपीय संघ क्या है, यूरोप के देशों का एक संगठन है। कब बना था ये, 1992 में बना था, ठीक है। एक संधि हुई थी जिसको कहा जाता है मॉस्ट्रिट संधि। मॉस्ट्रिट संधि हुई थी, उसके तहत यूरोपीय संघ जो है इसको बनाया गया था। शुरू में अगर हम बात करें तो यूरोपीय संघ जो है एक आर्थिक संगठन के रूप में काम करता था, ठीक है। शुरू में क्या था, ये एक आर्थिक संगठन के रूप में काम करता था, लेकिन धीरे धीरे इसके नेचर में, इसकी प्रकृति में बदलाव आया और ये राजनीतिक संगठन की तरह काम करने लगा, ठीक है। आज के समय में देखें तो ये एक राजनीतिक संगठन की तरह काम करता है। तो ये हमको समझना था। ये आएगा अगर ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर में आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। यूरोपीय संघ के पास अपना झंडा है, ये आप बता सकते हो इसी में। यूरोपीय संघ के पास अपना झंडा है, अपना राष्ट्रगान जो होता है, इनके पास गान है, अपना स्थापना दिवस है और अपनी करेंसी यानी अपनी मुद्रा भी है। एक बार इसने क्या करा था, अपना संविधान बनाने का प्रयास किया था सन 2003 में, लेकिन उसमें ये असफल रहा, ठीक है। तो ये चीजें आपको बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ जो है ना एक ताकतवर संगठन है, ठीक है। यूरोपीय संघ एक ताकतवर संगठन है। तो यूरोपीय संघ को ताकतवर बनाने के पीछे प्रमुख कारक कौन से हैं, यानी कौन सी चीजें हैं जो यूरोपीय संघ को एक ताकतवर संगठन बनाती है। तो देखिए, यूरोपीय संघ का जबरदस्त आर्थिक, ठीक है, राजनीतिक और सैनिक प्रभाव है, यानी आर्थिक रूप से काफी मजबूत है, राजनीतिक रूप से भी यूरोपीय संघ काफी मजबूत है और सैन्य रूप में देखें तो इस रूप में भी यूरोपीय संघ काफी मजबूत है, ठीक है। इसकी जीडीपी की बात करें, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, इस चीज का ध्यान रखना, ओल्ड एनसीईआरटी अगर आपके पास है, ठीक है, ओल्ड एनसीईआरटी अगर आपके पास है तो उसमें 2016 का दिखा रखा है, ठीक है। और अगर आपके पास उससे भी ओल्ड एनसीईआरटी है, 8-10 साल पुरानी किताब है, तो उसमें डाटा अलग होगा। और अभी जो बिल्कुल लेटेस्ट एनसीईआरटी आई है 2025-26 की, सॉरी, तो उसमें आपको डाटा अलग मिलेगा, ठीक है। आज के समय में लेटेस्ट डाटा के हिसाब से हम देखें तो इसका जो सकल घरेलू उत्पादन है वो 19.35 खरब डॉलर के आसपास है, ऐसा अंदाजा लगाया गया है, ठीक है। ये बिल्कुल लेटेस्ट एनसीईआरटी का डेटा है। हो सकता है आपके पास पुरानी बुक हो तो उसमें डेटा अलग होगा, ठीक है। तो इसको ठीक कर लेना, आप ये वाला कर सकते हो। इसकी जो मुद्रा है जिसको यूरो कहा जाता है, यानी इनकी जो मुद्रा है उसको यूरो नाम है। ये जो यूएसडी है यानी यूएस डॉलर जो है जिसको अमेरिकी डॉलर कहा जाता है, उसके लिए भी खतरा बन सकती है। तो ये इसकी ताकत है। इसके अलावा और क्या है देखते हैं। विश्व व्यापार में अगर हम इसको देखें कि दुनिया में इसका व्यापार जो है, विश्व व्यापार जो है वो कितना है, तो अमेरिका से भी 3 गुना ज्यादा इसकी हिस्सेदारी, यानी अमेरिका का जितना विश्व में व्यापार है उससे 3 गुना ज्यादा तो यूरोपीय संघ का है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर लिखना। फिर यूरोपीय संघ का एक सदस्य, इसको वीटो पावर मिली हुई है जो कि फ्रांस है। अगर आपके पास 8-10 साल पुरानी किताब है तो यहाँ पे 2 सदस्य देश लिखे होंगे। ब्रिटेन भी होता था ना पहले, लेकिन ब्रिटेन ने तो छोड़ दिया यूरोपीय संघ, तो अब एक ही बचा, फ्रांस, ठीक है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना जो है वो यूरोपीय संघ के पास है। फ्रांस की अगर हम बात करें तो फ्रांस के पास ऐसा माना जाता है कि 335 के करीब परमाणु हथियार हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप बता सकते हो। नेक्स्ट है, यूरोपीय संघ इतना ताकतवर है, ठीक है, लेकिन यूरोपीय संघ की कुछ कमजोरियां भी है। हो सकता है पेपर में आपसे पूछ ले कि बताइए यूरोपीय संघ की क्या कमजोरियां हैं। तो देखिए, यूरोपीय संघ की कमजोरी जब भी आए तो आपको ये जरूर बताना है कि यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की अपनी अलग अलग विदेश नीति और रक्षा नीति है। कहने का मतलब है कि यूरोपीय संघ जो है, इनके सदस्य जो है, कई बार इनकी आपस में नहीं बनती है, ठीक है। इनकी अपनी अलग अलग विदेश नीति है, रक्षा नीति है। ये नीति कभी कभी एक दूसरे के खिलाफ हो जाती है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं। एग्जाम्पल देखो, अमेरिका ने क्या करा था, इराक पर हमला करा था, ठीक है। उस समय ब्रिटेन ने क्या करा था, इस हमले का साथ दिया था। यानी जब अमेरिका ने इराक पे हमला करा तो यूरोपीय संघ का एक सदस्य देश ब्रिटेन
जो कि आज नहीं है उसका सदस्य, ठीक है, आज वो उससे हट चुका है। ये उस समय की बात है, तब के हिसाब से बता रहा हूँ। यानी ब्रिटेन जो था उसके सपोर्ट में आ गया था, लेकिन जर्मनी और फ्रांस जो कि यूरोपीय संघ के ही दूसरे मेंबर हैं, इन्होंने इस चीज का विरोध करा था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या पता लगता है कि कभी कभी इनकी जो रक्षा नीति विदेश नीति है वो आपस में मैच नहीं करती है, कई बार विवाद देखने को मिलता है, ठीक है। फिर देखो, डेनमार्क हो गया और स्वीडन हो गया, इन्होंने तो ये बोल दिया कि हम तो यूरो मुद्रा को ही नहीं मानेंगे। ना तो ये यूरो मुद्रा को मानने के लिए तैयार हुए, ना ही ये मॉस्ट्रिट संधि को मानने के लिए तैयार हुए, ये दोनों का ही विरोध करते हैं। तो यहाँ पे भी आपको क्या दिखता है, यहाँ पे भी आपको विरोध देखने को मिलता है। फिर ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ छोड़ दिया, कुछ ना कुछ कमी लगी होगी उसको, तभी वो उससे एग्जिट हो गया है। फिर इसके कई सदस्य देश अमेरिकी गठबंधन में भी थे, तो यहाँ पे भी कुछ विवाद हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आप एग्जाम्पल बता सकते हो, इसमें से एक या दो एग्जाम्पल लिख दो, पेपर में बहुत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आसियान की स्थापना कब हुई और इसके उद्देश्य बताइए। तो देखिए, आसियान जो है इसको दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन कहा जाता है। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। उस समय इसके 5 मेंबर थे, बैंकॉक घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर हुए थे, उसके बाद इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। शुरू में इसमें 5 देश थे, लेकिन बाद में, यानी 5 देश तो शुरू में थे, लेकिन बाद में 5 देश और जुड़ गए, तो इसके 10 देश हो गए, ठीक है, 10 मेंबर हो गए। ये प्रारंभ के मेंबर है, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड आते हैं। बाद में कौन से देश जुड़े, तो ये देश जो है ये बाद में जुड़े थे, ठीक है। तो आपको ये 10 देश के नाम आपको लिख लेने हैं, ठीक है, कहीं याद कर लेना आप इसको। आगे चलते हैं, आसियान के उद्देश्य क्या है। तो आसियान का उद्देश्य क्या था, आर्थिक विकास, यानी जो आसियान के मेंबर कंट्री हैं उनका आर्थिक विकास तेज हो सके, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हो सके, कानून और शासन को सुधारना, ये भी इसका उद्देश्य था। संयुक्त राष्ट्र के कायदे और जो कानून है उस पर आधारित क्षेत्रीय शांति स्थायित्व को बढ़ावा देना, ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। तो ये सब इसके उद्देश्य हैं। आसियान शैली क्या है, आसियान शैली का मतलब है आसियान का काम करने का तरीका, ठीक है। आसियान शैली क्या है, आसियान के काम करने का तरीका। तो देखते हैं, आसियान का जो काम करने का तरीका है यह है अनौपचारिक, टकराव रहित, सहयोगात्मक मेल मिलाप, यानी ये अनौपचारिक तरीके से काम करते हैं, टकराव रहित यानी कि लड़ाई झगड़े से थोड़ा दूर रहते हैं, सहयोग करते हैं एक दूसरे का, मेल मिलाप, ये तरीका है। इस तरीके से इसने काम करा है और इसकी वजह से इसने क्या करा है, इसने काफ़ी नाम कमाया है, ठीक है, इसका काफ़ी नाम हुआ है और इसी को आसियान शैली भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये सिंपल है बिल्कुल, आसियान का जो काम करने का तरीका है यही आसियान शैली है, आप बता सकते हैं। आसियान के प्रमुख 3 स्तंभ जिस पे आसियान टिका हुआ है, तो 3 स्तंभ है, आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय, ठीक है। अब मैं इसके काम भी आपको बता देता हूँ। देखो, सुरक्षा समुदाय का इसका काम क्या है, इसका काम है कि आसियान के देशों की सुरक्षा नीति बनाना, सुरक्षा करना, ठीक है, सुरक्षा को लेकर जो भी बातचीत होती है वो करना। आर्थिक समुदाय का काम क्या है, आसियान के देशों के बीच में साझा व्यापार हो सके, फ्री ट्रेड हो सके, ठीक है, मुक्त व्यापार हो सके, व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके, ये काम करना है। और सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय का काम क्या है कि वहाँ पे जो कल्चरल डेवलपमेंट है यानी सांस्कृतिक विकास है ये हो सके, ठीक है। एक क्वेश्चन है, आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई, ठीक है, और इसके उद्देश्य क्या थे। अब आसियान और आसियान क्षेत्रीय मंच दोनों अलग अलग टॉपिक हो जाते हैं। आसियान की स्थापना पूछे आपसे तो आप क्या बताओगे, आसियान की स्थापना 1967 में हुई, 1967 में हुई, ठीक है। आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई ये पूछे तो आपको बताना है 1994 यानी 1994 में हुई थी, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है कि आसियान देशों की सुरक्षा की जाए, आसियान के जो 10 देश हैं उनकी सुरक्षा की जा सके और इन देशों के बीच में विदेश नीति में तालमेल बनाए रखना, ठीक है, ताकि सबकी विदेश नीति आपस में कहीं ना कहीं तालमेल बना रहे। ऐसा ना हो कि जैसे यूरोपीय संघ में आपने देखा कई बार इनकी विदेश नीति एक दूसरे से अलग हो जाती है और विरोध हो जाता है, तो ऐसा यहाँ पे ना हो, इसलिए आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है कि चीन ने कब मुक्त द्वार की नीति अपनाई और इसके क्या परिणाम हुए। तो देखिए, चाइना जो है, चाइना बहुत तेजी से डेवलप हुआ, किस लिए, क्योंकि चाइना के जो नेता थे उन्होंने बहुत अच्छी नीति अपनाई थी, ठीक है। तो चीन ने 1978 में 1978 में यहाँ पे एक नेता थे देंग शाओपिंग, इनके नेतृत्व में यानी इनकी लीडरशिप में मुक्त द्वार यानी कि ओपन डोर की नीति अपनाई थी। अब ये मुक्त द्वार का मतलब क्या है, अपने दरवाजे खोल देना, ठीक है, अपने दरवाजे ओपन कर देना। किस लिए खोल देना भाई, कहने का मतलब है कि व्यापार के लिए अपने दरवाजे खोल देना, यानी चाइना दुनिया भर के देशों से व्यापार करेगा, ठीक है, ये इसका मतलब था। उसके बाद क्या करा, चीन ने तेजी से विकास करा। जब चाइना का व्यापार होने लगा दुनिया भर के देशों से तो बहुत तेजी से इसका डेवलपमेंट हुआ और मुक्त द्वार की नीति अपनाने के बाद चाइना का जो विदेश व्यापार है बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि भाई सबके लिए इन्होंने रास्ता खोल दिया था, आओ हमसे व्यापार करो, तो इसलिए इनका विदेश व्यापार जो था बहुत तेजी से बढ़ गया।
फिर चीन ने शॉक थेरेपी को नहीं अपनाया था, बल्कि इसने अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से खोला। यानी इसने शॉक थेरेपी को अपनाया नहीं, शॉक थेरेपी अपनाता तो ये डूब जाता आज, लेकिन इसने क्या करा, चरणबद्ध तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था को खोला। यानी चरणबद्ध तरीके का मतलब है धीरे धीरे करके कुछ ऐसे फैसले लिए जिससे कि इसकी अर्थव्यवस्था जो है तेजी से डेवलप हुई। ठीक है, चाइना ने खेती का और उद्योग का निजीकरण कब करा, तो चाइना ने 1982 में खेती का निजीकरण कर दिया था और 1998 में इन्होंने उद्योगों का निजीकरण कर दिया था। ठीक है, ये होता है चरणबद्ध अपनी अर्थव्यवस्था को खोलना। जैसे 1972 में कोई फैसला लिया, 1978 में फिर इन्होंने क्या करा, 1972 में आधुनिकीकरण का फैसला लिया था, 1978 में इन्होंने मुक्त द्वार की नीति अपनाई, 1982 में इन्होंने खेती का निजीकरण कर दिया, 1998 में इन्होंने उद्योगों का निजीकरण करा। तो इन्होंने धीरे धीरे स्टेप बाई स्टेप इन्होंने क्या करा, अपनी पॉलिसी बदलते गए और अपना विकास करते गए। चाउ एन लाई चाइना के नेता हैं। ठीक है, इन्होंने 4 क्षेत्रों में आधुनिकीकरण का प्रस्ताव दिया था। वो 4 क्षेत्र जो थे वो कौन से थे, तो इन्होंने देखो, इन्होंने 1973 में 4 क्षेत्रों में आधुनिकीकरण का प्रस्ताव दिया था। वो 4 क्षेत्र में पहला है आपका कृषि यानी एग्रीकल्चर, फिर उद्योग यानी कि इंडस्ट्री, फिर सेना, ठीक है, इनकी जो आर्मी थी, फिर फोर्थ में आ जाएगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है, जापान को सत्ता के नए केंद्र के रूप में देखा जा रहा है। जापान की विशेषता बताइए। तो देखिए, जापान जो है ना बहुत तेजी से डेवलप होता हुआ देश है, बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है। जापान एशिया महाद्वीप के पूर्व में स्थित एक द्वीपीय देश है, यानी समुद्र से, महासागर से घिरा हुआ देश है। जापान परमाणु बम की विभीषिका झेलने वाला दुनिया का पहला देश है, एकमात्र देश है। ठीक है, यानी दुनिया में इकलौता देश जापान ऐसा है जिसने परमाणु बम को झेल रखा है। जब अमेरिका ने यहाँ पे हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम गिराए थे, जिससे जापान को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। जापान के संविधान के अनुच्छेद 9 यानी इनका आर्टिकल 9 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने में बल प्रयोग का हमेशा के लिए इन्होंने त्याग का वर्णन करा। ठीक है, इनका जो संविधान है उसका आर्टिकल 9 है, वो ये बताता है कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के लिए ये कभी भी बल प्रयोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, बातचीत के जरिए किसी भी जो विवाद है उसको सुलझाने का प्रयास करेंगे। लड़ाई झगड़ा, युद्ध, इन सब चीजों से इन्होंने दूरी बना ली है। फिर जापान सत्ता के नए केंद्र के रूप में उभरता हुआ देखा जा रहा है, क्योंकि भाई डेवलपमेंट बहुत कर गया ये। फिर जापान जो है बहुत तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और G7 में शामिल होने वाला एशिया का इकलौता देश है, एकमात्र एशियाई देश है जो ग्रुप 7 के कंट्रीज में शामिल है। ग्रुप 7 में कौन से देश हैं, वो देश जो दुनिया के डेवलप देश हैं उसमें जापान भी शामिल है। ठीक है, एशिया का पहला देश है ये। फिर जापान के पास प्राकृतिक संसाधन काफी कम है, संसाधन नहीं है इसके पास। ठीक है, कच्चा माल ये बाहर से खरीदता है, जो रॉ मटेरियल होता है, कच्चा माल है, बाहर से खरीदता है, लेकिन उससे मैन्युफैक्चरिंग करके उसको दुनिया में बेच देता है। सोचो, संसाधन भी नहीं है लेकिन फिर भी इतना ज्यादा डेवलप है जापान, ये आपको बताना था। इसके बावजूद अगर उच्च प्रौद्योगिकी की बात करें, टेक्नोलॉजी के मामले में बात करें, तो ये पूरी दुनिया में फेमस है। जापान के ब्रांड है, जैसे आपने सोनी सुना होगा, पैनासोनिक हो गया, होंडा हो गया, सुजुकी हो गया, ये सारे जापानी ब्रांड है जो पूरी दुनिया में, ठीक है, आपको देखने को मिलेंगे। फिर 1964 में जापान OECD का सदस्य बन गया था, ये संगठन है इसका सदस्य बन गया था। इसकी अर्थव्यवस्था जो है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मानी जाती है और आबादी के लिहाज से अगर हम देखें तो जापान दुनिया का 11वां स्थान आता है। ठीक है, और यूएनओ के बजट में अगर हम इसके जो देखें कि कितना पैसा ये दे रहा है, तो उसमें इसका दूसरा सबसे बड़ा देश माना जाता है जो बहुत ज्यादा पैसा यूएनओ में देता है। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 समकालीन दक्षिण एशिया, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि दक्षिण एशिया के देशों की मुख्य समस्या क्या है, यानी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है मेन। तो अगर आप दक्षिण एशिया के देशों को देखोगे तो आप यहाँ पे ये देखोगे ये संघर्ष वाला क्षेत्र है, हमेशा लड़ते रहते हैं आपस में किसी ना किसी बात को लेकर, तो ये एक सेंसिटिव एरिया है। ठीक है, तो देखिए दक्षिण एशिया का क्षेत्र जो है संघर्षों वाला क्षेत्र है, यानी यहाँ पे आपस में विवाद चलता रहता है। ठीक है, फिर दक्षिण एशिया के देशों के बीच में सीमा विवाद है। ठीक है, बॉर्डर को लेकर विवाद रहता है। फिर इन देशों के बीच में नदी जल को लेकर विवाद रहता है। ठीक है, दक्षिण एशिया के कुछ देशों में जातीय संघर्ष भी है, खासकर अगर हम बात करें श्रीलंका की, तो यहाँ पे आपको जातीय संघर्ष देखने को मिलता है। ठीक है, और दक्षिण एशिया जो है ये संवेदनशील इलाका माना जाता है इसी कारण। ये क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत ज्यादा आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं पहले ही लिख देता हूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अच्छे तरीके से इसको देख लीजिए, पेपर में पूछा जाता है। क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी ना रह पाने का क्या कारण है, यानी यहाँ पे परमानेंट लोकतंत्र क्यों नहीं रह पाया पाकिस्तान के अंदर।
तो देखिए इसके कई रीजन है, जैसे यहाँ पे सेना का बहुत दबदबा है, यहाँ पे जो धर्म गुरु होते हैं इनके जो मौलाना मौलवी वगैरह होते हैं ये काफ़ी कट्टर हैं, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ की जो भूस्वामी हैं यानी ऐसे लोग जिनके पास ज़मीनें काफ़ी हैं, इनका दबदबा ज़्यादा है। यहाँ पे सेना का, धर्म गुरुओं का और भूस्वामी अभिजनों का दबदबा बहुत ज़्यादा है, ये भी एक रीज़न है। फिर भारत के साथ पाकिस्तान के रिलेशन जो रहते हैं वो हमेशा तनावपूर्ण रहते हैं, तो तनावपूर्ण संबंध रहने के कारण भी पाकिस्तान में सेना समर्थक जो समूह हैं कहीं ना कहीं ये शक्तिशाली है, इसीलिए यहाँ पे सेना का, ठीक है, सैनिक शासन का दबदबा रहता है और सैनिक शासन को ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। यहाँ की राजनीतिक पार्टियां भ्रष्ट है। अब राजनीतिक पार्टियां तो भाई हमारे यहाँ पे भी भ्रष्ट मिलती हैं, ठीक है, हमारे यहाँ पे कौन सी ईमानदार होती हैं, लेकिन यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा भ्रष्ट है, सोच भी नहीं सकते इतना ज़्यादा। फिर पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन को चलाने के लिए इनको कभी कोई अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी प्राप्त नहीं हुआ। अमेरिका जैसे देश या जो अन्य पश्चिमी देश हैं इन्होंने अपना अपना फायदा के लिए यहाँ पे सैनिक शासन को बढ़ावा दिया है, ठीक है, खूब बढ़ावा दिया है। तो ये रीजन है, तो ये 3-4 कारण है जो आपको बताने हैं। अगला क्वेश्चन है, ये पेपर में काफी पूछा जाता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में आपको 3 ऐसे मुद्दे बताने हैं जिसपे संघर्ष हो और 3 ऐसे मुद्दे बताने हैं जिसपे सहयोग हो, सहमति हो, ठीक है। तो देखो सहमति किस पे है, आपदा प्रबंधन का मुद्दा जो है इस पे सहमति है, ठीक है, पर्यावरण के मुद्दे पे सहमति है, लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट की जो नीति है इस पे सहमति है, और व्यापार का जो मुद्दा है इस पे सहमति है, ठीक है। लेकिन असहमति किन बातों पे यानी किन चीजों पे नहीं बन पाई है, तो इसमें एक है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का जो पानी है इसमें हिस्सेदारी को लेकर विवाद है, ठीक है। फिर भारत में इलीगल करोड़ों की संख्या में बांग्लादेशी जो रहते हैं, ठीक है, रोहिंग्या हो गए और बांग्लादेशी मुसलमान वगैरह जो हो गए, इनके रहने पे यहाँ पे विवाद है क्योंकि भाई इलीगल रूप से यहाँ पे बसे हुए हैं। फिर भारत विरोधी कट्टरपंथी इस्लामी जमात का समर्थन, यानी यहाँ पे क्या है, जो कट्टरपंथी लोग हैं, ठीक है, कट्टरपंथी जो इस्लामी जमात है इनको समर्थन करता है बांग्लादेश, तो ये चीज यहाँ पे गलत है। फिर क्या है, भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात ना करने का फैसला, इसको लेकर भी कुछ विवाद है, यानी कुछ बातों पे असहमति है तो कुछ बातों पे सहमति है, पेपर में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि श्रीलंका का जातीय संघर्ष जो है उसके बारे में बताइए, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए श्रीलंका अगर आप देखोगे, जब भारत का आप मैप देखते हो दक्षिण भारत की तरफ देखोगे तो यहाँ पे आपको श्रीलंका दिखाई देता है, ठीक है, छोटा सा देश है ये। तो श्रीलंका में बहुसंख्यक, यहाँ पे सिंगली लोग जो हैं जो श्रीलंका के मूल निवासी माने जाते हैं ये बहुसंख्यक है, और यहाँ पे अल्पसंख्यक यानी कम मात्रा में, कम संख्या में तमिल लोग भी रहते हैं जो भारत के तमिलनाडु से जाके वहां पे बसे थे, ठीक है, भारत से तमिल वहां जाके बस गए थे। अब भारत के तमिलों, ठीक है, जो वहां पे बसे हुए उन तमिलों और जो श्रीलंका के निवासी है सिंगली, इनके बीच में हो जाता है विवाद। श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय जो है, जो सिंगली लोग हैं, ये भारत से आकर बसे तमिल लोगों के खिलाफ आवाज उठाते हैं, यानी ये कहते हैं कि जो इंडिया से यहाँ पे लोग आके बस गए हैं उसको ये सही नहीं मानते, उनके खिलाफ ये आवाज उठाते हैं, ठीक है। सिंगली जो राष्ट्रवादी हैं इनका मानना है कि श्रीलंका में तमिलों के साथ कोई रियायत नहीं बरतनी चाहिए, ठीक है, इनको किसी तरह की कोई सब्सिडी ना मिले, इनको किसी तरीके का कोई लाभ ना मिले, ऐसा सिंगली लोग चाहते हैं क्योंकि ये इनको बाहर का मानते हैं, क्योंकि बाहर से आके बसे हैं, तो ये विवाद है। फिर तमिलों के प्रति इनका जो बर्ताव है ना वो बहुत उपेक्षा वाला है, यानी इग्नोर किया जाता है, तो ऐसे में एक उग्र तमिल राष्ट्रवाद की भावना कहीं ना कहीं यहाँ पे लोगों में पनपी, वहां के तमिल जो है वो एकजुट हुए, और उस तमिल को एकजुटता को देखते हुए भारत के तमिलनाडु के जो तमिल हैं वो भी एकजुट हुए, वो भी उनका समर्थन करते हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ, एक उग्र आवाज उठी। फिर 1983 के बाद एक उग्र तमिल संगठन भी बन गया जिसको लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम कहा जाता है, जिसको लिट्टे के नाम से जाना जाता है, ठीक है। श्रीलंका सेना के साथ इनका संघर्ष हुआ, यानी श्रीलंका की सेना के साथ इनकी लड़ाई हुई, और इसमें तमिलों के लिए एक अलग देश की इन्होंने मांग कर दी, और यहाँ पे बहुत सारे लोग मारे भी गए, ये सब चला, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे जातीय संघर्ष था जो कि आपको बताना था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीलंका में जातीय संघर्ष के बावजूद, यानी यहाँ पे जातीय संघर्ष है इसके बावजूद आर्थिक और अन्य क्षेत्रों में उन्नति हुई है, ये आपको स्पष्ट करना है, ठीक है, यानी यहाँ पे जातीय संघर्ष भी है लेकिन फिर भी डेवलप हुआ है। तो देखिए श्रीलंका में बहुसंख्यक सिंगली समुदाय और अल्पसंख्यक के बीच में जातीय संघर्ष है, तमिलों के बीच में हमने पढ़ लिया है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम देखें तो आर्थिक रूप से काफी डेवलप हुआ था श्रीलंका, ठीक है। जनसंख्या पे सबसे पहले कंट्रोल करने वाला देश बना।
फिर दक्षिण एशिया में इसकी अर्थव्यवस्था भी देखें तो सबसे पहले उदारीकरण अपनी अर्थव्यवस्था का इसी ने करा। उदारीकरण का मतलब है अपनी अर्थव्यवस्था को लिबरल बनाना, जिसमें कि व्यापार को बढ़ावा दिया जाए, व्यापार के नियम को सरल किया जाए, लाइसेंस प्रणाली को समाप्त किया जाए, कुछ इस प्रकार के इसने काम करे। फिर श्रीलंका का अगर हम जीडीपी देखें तो वो काफी ज्यादा, ठीक है, संघर्षों के बावजूद श्रीलंका में लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था कायम है, यानी यहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इस चैप्टर में से इतने ही क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट था। अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, चैप्टर नंबर 4 अंतरराष्ट्रीय संगठन। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि बताइए अंतरराष्ट्रीय संगठन जो होता है इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है क्या अर्थ होता है इसका। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं ये ऐसी संस्था होती है जो दुनिया के देशों के लिए काम करती है, दुनिया भर के देशों के लिए काम करती है। ठीक है, विश्व के देशों की सहायता करती हैं ये, और इसके सदस्य भी अधिक होते हैं, क्योंकि देखो अंतरराष्ट्रीय संगठन है तो कोई छोटा संगठन नहीं होगा, बड़ा संगठन होगा। संगठन बड़ा होगा तो इसके मेंबर यानी इसके सदस्य भी अधिक होंगे, और इसका कार्य क्षेत्र भी बड़ा होगा, क्योंकि दुनिया भर के देशों के लिए काम कर रहा है, तो इसी को अंतरराष्ट्रीय संगठन कहा जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन बनता है कि बताइए हमें अंतरराष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, क्या हम बिना अंतरराष्ट्रीय संगठन के नहीं रह सकते हैं। तो ये समझते हैं। तो देखिए अंतरराष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता हमको इसलिए पड़ती है क्योंकि दुनिया भर में कुछ समस्या ऐसी होती है जिसका निवारण, ठीक है, जिसका निपटारा कोई एक देश नहीं कर सकता है, कहीं ना कहीं इसमें आपस में सभी देशों को मिलकर ही उस समस्या का समाधान करना होता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है ये ऐसी संस्था होती है जो दुनिया भर के देशों को एक साथ एक मंच पे ला सकती है, इसलिए इसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि ऐसे में हमें अंतरराष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि भाई दुनिया भर के देशों को एक साथ लाना है। विश्व के जो विभिन्न देश हैं उनके बीच में कई बार क्या होता है, झगड़े हो जाते हैं, विवाद हो जाते हैं। ठीक है, उसको सुलझाने के लिए भी जो अंतरराष्ट्रीय संगठन होते हैं, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ये काम करते हैं। दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए भी ये काम करते हैं, और विश्व में समझौते कराना, विभिन्न देशों के बीच में समझौते कराना, संधियां कराना, ठीक है, उनके विवादों को सुलझाने के लिए मदद करना, ये सब काम जो है अंतरराष्ट्रीय संगठन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताइए अंतरराष्ट्रीय संगठन जो होते हैं इसके उद्देश्य क्या होते हैं। ठीक है, इसके उद्देश्य क्या होते हैं, क्यों बनाए जाते हैं ये। तो देखिए अंतरराष्ट्रीय संगठन इसलिए बनाए जाते हैं ताकि अंतरराष्ट्रीय झगड़े जो है, दुनिया में विभिन्न देशों के बीच में जो झगड़े हो रहे हैं, जो विवाद हो रहा है, उसको रोका जा सके। ठीक है, इन झगड़ों को शांतिपूर्वक तरीके से सुलझाया जा सके, इसलिए ये जो संगठन होते हैं ये बनाए जाते हैं। फिर राष्ट्रों के बीच में सहयोग की राह दिखाने के लिए, यानी विभिन्न देश जो है जो आपस में लड़ते रहते हैं इनके बीच में सहयोग रहे, ठीक है, इसलिए भी ये संगठन चाहिए। और कई बार क्या होता है कि दो देशों के बीच में दुश्मनी हो जाती है, युद्ध हो जाता है, तो दुश्मनी के दायरे को कम करना, ठीक है, इसलिए भी ये काम आते हैं। फिर सामाजिक आर्थिक विकास के लिए भी ये संगठन काम करते हैं और विभिन्न देशों की मदद करते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संधि और अंतर्राष्ट्रीय समझौते करने में भी ये जो संगठन है ये काम आते हैं। तो जो इसके उद्देश्य हैं वही आप यहाँ पे भी बता सकते थे, मिलते जुलते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, मिलते जुलते पॉइंट बनेंगे, आप दोनों जगह पे बता सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, जो यूएनओ है, यूएनओ क्या है भाई, यूएनओ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो यूएनओ के जो प्रमुख अंग है, ठीक है, ये आपको बताने इसके अंग कौन से हैं। तो इसको देखिए, वैसे तो इसके 6 अंग होते थे पर एक को समाप्त कर दिया गया है, तो इसके 5 प्रमुख अंग बचे। एक तो है सुरक्षा परिषद, जिसको कहा जाता है यूएनएससी, यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, ये इसका एक अंग हो गया। फिर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, जिसको आईसीजे कहा जाता है, यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, फिर आप इसकी महासभा और इसका सचिवालय। फिर आर्थिक और सामाजिक परिषद, एक न्यासिता परिषद भी होता था जो समाप्त कर दिया गया है, तो अब वो नहीं है। तो ये 5 प्रमुख इसके अंग है। ठीक है, सबके अपने अलग अलग काम होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य जो सिद्धांत है इसके बारे में आपको बताना है। तो इसके सिद्धांत क्या है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है ना, और संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति को बनाए रखना इसका मुख्य सिद्धांत है, मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, विभिन्न देशों के बीच में मैत्री संबंध को बढ़ावा देना, यानी देशों के बीच में अच्छे संबंध बन सके, ठीक है, इसको बढ़ावा देना। फिर आपसी सहयोग के द्वारा युद्ध और आतंकवाद जैसे जो मुद्दे हैं उसको सुलझाया जा सके, विभिन्न देश क्या हो, एक साथ आ जाएं, आपस में एक दूसरे के साथ मिलें, आतंकवाद के खिलाफ लड़ें। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय संधि और कानूनों को सम्मान पूर्वक लागू करना, जो भी इंटरनेशनल जो संधियां होती है, ट्रीटी होती है, जो कानून होते हैं, जो रूल्स होते हैं, ठीक है, लॉ होते हैं, उसको लागू करवाने का काम करें।
फिर राष्ट्रों की प्रादेशिक अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता का आदर करना, यानी विभिन्न देश जो हैं उनकी जो अंदरूनी, ठीक है, उन देशों की जो अखंडता है यानी उन देशों को टूटने से बचाना, और उनकी जो राजनीतिक जो उनकी स्वतंत्रता है उसका सम्मान करना, ठीक है, ये इसके मुख्य सिद्धांत होते हैं। सुरक्षा परिषद जो है, जो कि यूनाइटेड नेशन का एक अंग है, इसके इसका कार्य क्या होता है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, ये आपको बताना है। तो देखिए, सुरक्षा परिषद जो है ये दुनिया में शांति स्थापित करने का काम करती है, ठीक है, यानी विश्व में शांति स्थापित करना इसका काम है। किसी भी देश के द्वारा भेजी गई जो शिकायत है उसको विचार करना, उसको समझना, ठीक है, उस पर निर्णय लेना, यानी अपने निर्णय को लागू करवाने के लिए उस पर कार्यवाही करना, और अगर कोई झगड़ा हो जाता है, कोई विवाद हो जाता है, कोई लड़ाई हो जाती है तो उसको सुलझाने का काम करना, ठीक है। तो ये सब इसके कार्य हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ह्यूमन राइट वॉच, ह्यूमन राइट वॉच जो है ये क्या है, तो ये एक इंटरनेशनल, ठीक है, आप इसको एनजीओ कह लो, ये एक इंटरनेशनल एनजीओ है यानी गैर सरकारी संस्था है। तो देखिए, ह्यूमन राइट वॉच जो है एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है, यानी कि इंटरनेशनल एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये क्या काम करती है भाई, ये मानव अधिकारों के अनुसंधान और वकालत में शामिल है, यानी कि मानव अधिकारों के लिए काम करती है। अगर मान लो कहीं पे मानव अधिकारों का हनन होता है तो उसके लिए काम करती है। ये अमेरिका का सबसे बड़ा जो मानव अधिकार संगठन माना जाता है, और ये मानव अधिकारों के हनन की ओर वैश्विक मीडिया का ध्यान ले जाता है, ठीक है। मान लो किसी देश में मानव अधिकारों का हनन किया जा रहा है, ठीक है, लोगों के साथ, वहां की जनता के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, गलत हो रहा है, तो उसकी तरफ दुनिया भर की मीडिया का ध्यान ये ले जाता है। इसने कुछ जगह पे ऐसा किया भी है, जैसे मान लो बारूदी सुरंग जो है उस पे बच्चे काम करते थे, उस पे बैन लगवाने के लिए इन्होंने काम किया है, ठीक है। बाल सैनिकों का उपयोग रोकने के लिए इन्होंने काम करा है, और अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है इसकी स्थापना जैसे कामों में भी इसने कहीं ना कहीं मदद करी है। तो आप ये बता सकते हो, ठीक है। हालांकि इतना ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, पेपर में ज्यादा ज्यादा 2 नंबर में आएगा, आप 2-4 लाइनें बता दोगे बहुत है। फिर एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है ये क्या है, तो ये भी मानव अधिकारों के लिए काम करता है, यानी मानव अधिकारों की रक्षा करने के लिए ये एक संगठन बनाया गया था, और ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, यानी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ये संगठन मानव अधिकारों की रक्षा से जुड़ी हुई रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, यानी छापता है, पब्लिश करता है कि किस देश में मानव अधिकारों की क्या रिपोर्ट है, कहाँ पे उसका उल्लंघन होता है, कहाँ पे क्या होता है, ये सारी चीजों की रिपोर्ट बनाता है, ठीक है। आगे देखो, भारत के नागरिक के रूप में सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के पक्ष में समर्थन आप कैसे करेंगे, आपको इसके बारे में बताना है। देखिए, मान लीजिए आप, वैसे मानना क्या है, आप तो वैसे इंडिया के ही मतलब सिटीजन हो, हम भारत के नागरिक हैं, ठीक है। तो आपसे ये पूछा जाए कि अगर भारत को यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, यानी सुरक्षा परिषद में जो परमानेंट सीट होती है, जो वीटो पावर वाली सीट होती है, वो भारत को दे दी जाए, ठीक है, आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहोगे, क्यों भारत को दे दी जाए, क्या कारण है जिसकी वजह से भारत को मिले। तो आप ये बता सकते हो कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है, इसलिए लोकतंत्र का सम्मान करता है, इसलिए हमें परमानेंट सीट मिल जानी चाहिए, ठीक है। फिर तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में देखें तो भारत बहुत ज़्यादा तेजी से उभरने वाली आर्थिक महाशक्ति है, तो इसलिए हमको दे देनी चाहिए। फिर हमारी जनसंख्या भी ज़्यादा है और सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश हैं हम, और यूएनओ के बजट में योगदान भी हम बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आप बता सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ को और अधिक प्रासंगिक, यानी जो यूएनओ है उसको और ज्यादा बढ़िया बनाने के लिए क्या काम करना चाहिए। तो देखिए, सुरक्षा परिषद की जो संरचना है उसमें सुधार करना चाहिए, ठीक है। आपको पता है जब से ये सुरक्षा परिषद बनी है, इसके जो परमानेंट मेंबर हैं वो 5 हैं, और जो टेम्परेरी मेंबर हैं वो 10 है, ठीक है। इनको बढ़ाया नहीं गया है, जबकि आम सभा में सदस्य संख्या बढ़ती बढ़ती 193 पहुंच गई है, लेकिन यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी कमी है सुरक्षा परिषद की। तो ऐसे में क्या करना चाहिए अपने को, सुरक्षा परिषद की सदस्यता यानी यूएनओ को क्या करना चाहिए, इसकी सदस्यता बढ़ानी चाहिए। फिर सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी सदस्य संख्या में वृद्धि करना चाहिए। कुछ लोग तो कहते हैं वीटो पावर को समाप्त कर देना चाहिए, ठीक है। हालांकि ये एक सही उपाय तो नहीं होगा, पर अगर हो सकता है तो भाई कर देना भी चाहिए, ठीक है। इसके अलग अलग विचार मिलेंगे, कुछ लोग इसको सपोर्ट करेंगे तो कुछ लोग इसका विरोध भी करेंगे। फिर सुरक्षा परिषद को और अधिक लोकतांत्रिक बनाना और जवाबदेह बनाना, कि वो लोकतांत्रिक और जवाबदेह हो। कहा जाता है कि ये पश्चिमी देशों की ही के लिए ज्यादा काम करती है, ठीक है। इसके अलावा सभी विश्व व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी नियमों का समान आदर करें, ये सारी चीजें इसके अंदर होनी चाहिए। सुरक्षा परिषद की जो कार्य प्रणाली है, इसका काम करने का जो तरीका है उसमें सुधार करना चाहिए।
ठीक है। जैसे नए नए मुद्दे हैं, जैसे भुखमरी हो गई, वैश्विक निर्धनता हो गई, जो ग्लोबल वार्मिंग हो गई, ऐसे जो मुद्दे हैं इन सबको भी शामिल करना चाहिए सुरक्षा परिषद को। इसके लिए भी कोई योजना बनानी चाहिए, कुछ काम करने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा समकालीन विश्व में सुरक्षा। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस चैप्टर में से गिनती के दो या तीन ही क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, ज्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर में से बनते नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि बताइए भारत की सुरक्षा की 4 महत्वपूर्ण रणनीतियां बतानी है, ठीक है। मान लीजिए आपको भारत का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए और आपसे कह दिया जाए कि आप अपने देश को कैसे सुरक्षित करोगे, कोई 4 ऐसे स्टेप उठाइए जिससे आप अपने देश को सुरक्षित कर सकते हो। तो आप क्या करोगे? सबसे पहला तो भाई यही काम करेंगे कि अपनी सेना को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करेंगे, आधुनिक से आधुनिक हथियार प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, ट्रेनिंग, पैसा, जो भी चाहिए, अपनी सेना को मजबूत करेंगे, पहला पॉइंट। फिर क्या है? फिर दूसरा आप ये कहोगे कि अंदरूनी समस्या से निपटना, क्योंकि देखो जब तक कोई देश अपनी अंदरूनी समस्या से नहीं निपटेगा तब तक वो दुनिया में मजबूत नहीं बन सकता, ठीक है। लड़ाई, किसी दूसरे देश से लड़ाई हो जाएगी तो कहीं ना कहीं वो कमजोर रहेगा। तो ऐसे में क्या होगा? अंदरूनी समस्या से पहले निपटना, ये बता सकते हो। फिर क्या है कि आप ये बताओगे कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत करना, ये भी हम काम करेंगे। सामाजिक और आर्थिक विकास, जब तक कोई देश आर्थिक विकास नहीं करेगा तब तक वो कहीं ना कहीं कमजोर ही रह जाएगा, तो सामाजिक और आर्थिक विकास पे भी ध्यान देंगे। तो ये कुछ 4 रणनीतियां अपना सकते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है पेपर में कि खतरे के नए स्रोत बताइए। खतरे के नए स्रोत कौन से हैं आपको ये बताना है, ठीक है। तो देखिए आतंकवाद खतरे का नया स्रोत है, निर्धनता खतरे का नया स्रोत है, महामारियां, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब नई चीजें हैं, ठीक है। ये फिर प्रदूषण हो गया, आपदाएं हो जाएगा, शरणार्थियों की समस्या हो जाएगा, जनसंख्या का तेजी से बढ़ना, एड्स, बर्ड फ्लू जैसी बीमारियां, ये सब खतरे के नए स्रोत हैं। इनको देख लीजिए, आप याद कर लीजिए, पेपर में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सुरक्षा के पारंपरिक तरीके बताइए। तो देखिए सुरक्षा के पारंपरिक तरीके हैं हिंसा का इस्तेमाल कम करना, यानी हिंसा का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए, ठीक है। युद्ध कब होना चाहिए? युद्ध तभी होना चाहिए जब युद्ध की आवश्यकता हो। इसको न्याय युद्ध की संज्ञा दी गई है, यानी जब तक युद्ध की आवश्यकता ना लगे तब तक युद्ध नहीं करना, और तभी करना जब युद्ध की आवश्यकता हो, जिसको न्याय युद्ध कहा जाता है। युद्ध हमेशा उचित कारणों से हो, ऐसा ना हो कि जरा सी कोई बात हुई सीधा युद्ध शुरू हो गया, नहीं, उसके पीछे उचित कारण होने चाहिए। आत्मरक्षा, दूसरों का दूसरे जो लोग हैं उनको जनसंहार से बचाना, ठीक है, यहाँ पे नरसंहार आएगा, ठीक है, उनको नरसंहार से बचाना, इन सब चीजों से बचाने के लिए युद्ध होना चाहिए। युद्ध साधनों का सीमित प्रयोग, यानी युद्ध में हथियारों का उतना ही प्रयोग करना चाहिए जितने की आवश्यकता है। अगर मान लो आपके सामने जो सेना है जो संघर्ष कर रही है, कोई निहत्था व्यक्ति आ गया या फिर सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया, तो ऐसे में आत्मसमर्पण करने वाले को नहीं मारना चाहिए, ठीक है, ये रूल होता है। फिर सेना का उतना ही प्रयोग आपको करना चाहिए जितना आत्मरक्षा के लिए जरूरी है। तो ये सुरक्षा के कुछ पारंपरिक तरीके बताए जाते हैं। अगला चैप्टर है हमारा पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। इसको देखते हैं ध्यान से। देखिए पर्यावरण की विभिन्न समस्याएं क्या है ये आपको बतानी है। तो देखिए खाद्य उत्पादन में कमी हो रही है, ये पर्यावरण की समस्या है मुख्य। विकासशील देशों में पीने का साफ पानी उपलब्ध नहीं है, पेड़ बहुत ज्यादा काटे जा रहे हैं, जैव विविधता को हानि हो रही है, जीव जंतु समाप्त होते जा रहे हैं, ओजोन परत में छेद हो रहा है। इसके अलावा देखो कृषि के योग्य भूमि धीरे धीरे कम होती जा रही है, चरागाह में चारा खत्म होता जा रहा है, ठीक है, मत्स्य भंडार यानी मछलियां खत्म होती जा रही है, जल प्रदूषण बहुत तेजी से बढ़ रहा है, पीने के लिए साफ पानी भी उपलब्ध नहीं है, यानी पानी की कमी होने लगी है। ये कुछ पर्यावरण की मुख्य समस्या है। अगला क्वेश्चन है कि बताइए रियो सम्मेलन जो है कब हुआ था, कहाँ हुआ था। इसको रियो सम्मेलन को पृथ्वी सम्मेलन या अर्थ समिट भी कहा जाता है। तो ये सन 1992 में हुआ था, ब्राजील में हुआ था। ब्राजील में एक जगह है जिसका नाम है रियो डी जनेरियो, यहाँ पे हुआ था, ठीक है। यूएनओ का पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर सम्मेलन था ये, और इसमें 170 देश शामिल हुए थे, ठीक है। इस सम्मेलन में हजारों एनजीओ जो है, हजारों जो स्वयंसेवी संगठन है ये शामिल हुए थे। इसमें बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां भी शामिल थी, और इसको अर्थ समिट भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब याद रखना है आपको। साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी से क्या अभिप्राय है। अगर आपने चैप्टर की वीडियो देखी होगी तो मैंने बहुत डिटेल में ये पढ़ा है, ठीक है, बहुत अच्छे समझाया है। बाकी यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा जल्दी करा दूं ताकि वीडियो बड़ी ना हो। तो देखिए पर्यावरण को लेकर देखिए क्या है, ये पृथ्वी है मान लीजिए, इसको मैं 2 हिस्सों में बांट दूं, ये उत्तरी गोलार्ध के देश हो गए, ये दक्षिणी गोलार्ध के देश हो गए, ठीक है, ये दक्षिणी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध। अब क्या है भाई, जो उत्तरी गोलार्ध के देश हैं डेवलप हैं, पहले से इन्होंने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किया है, बहुत इंडस्ट्री यहाँ पे बहुत थी, उद्योग बहुत थे, बहुत इन्होंने पर्यावरण में पॉल्यूशन फैलाया है, कार्बन का उत्सर्जन बहुत ज्यादा करा है, ठीक है। तो पर्यावरण को ज्यादा नुकसान किसने पहुंचाया है? इन दो से देशों ने पहुंचाया है, लेकिन इन्होंने कम पहुंचाया है। इसमें हमारे भारत जैसे देश आ रहे हैं, विकासशील देश आते हैं। अब समस्या ये आती है कि जब बात करते हैं पर्यावरण के लिए
कुछ करें, पर्यावरण में प्रदूषण को कम करें, कुछ अपनी पॉलिसी को बदलें, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें जो ऊपर वाले देश हैं यानी जो उत्तरी गोलार्ध के देश हैं वो कहते हैं हम उतनी ही जिम्मेदारी निभाएंगे जितना कि इनको निभानी है। नीचे वाले देश हैं वो कहते हैं क्यों भाई, तुमने ज़्यादा पोल्यूशन फैलाया है तो तुम ज़्यादा जिम्मेदारी निभाओगे। इसी को लेकर हो गया विवाद। तो यही विवाद जो है बाद में साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी के रूप में सामने आया, इसको समझते हैं। तो देखिए, पर्यावरण को लेकर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के देश का जो रवैया है उसमें बहुत अंतर है। उत्तरी गोलार्ध के जो विकसित देश हैं वो पर्यावरण को लेकर उसी रूप में चर्चा करना चाहते हैं जिस दशा में पर्यावरण आज मौजूद है। ठीक है, ये देश चाहते हैं कि पर्यावरण के संरक्षण में हर देश बराबर की जिम्मेदारी निभाए, चाहे उसने पोल्यूशन कम फैलाया हो चाहे ज्यादा फैलाया हो, उससे कोई मतलब नहीं, सब बराबर की जिम्मेदारी निभाएं। लेकिन जो दक्षिणी गोलार्ध के देश हैं, विकासशील देश हैं, ये देश चाहते हैं कि पर्यावरण को ज्यादा नुकसान विकसित देशों ने पहुंचाया है तो उसकी भरपाई के लिए ज्यादा काम भी विकसित देशों को ही करना चाहिए। ठीक है, इस बात को लेकर हो जाता है विवाद। तो विकासशील देश तो अभी औद्योगिकरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, हमने तो अभी अभी विकास करना शुरू करा है, तो हम पे बैन क्यों लगाया जाए भाई, क्यों प्रतिबंध लगाया जाए। तो इस चीज का इन्होंने विरोध करा है। इसी कारणवश 1992 में रियो डी जनेरियो में ब्राजील में एक सम्मेलन हुआ था, रियो सम्मेलन। ठीक है, उसमें यह प्रस्तावित किया गया था, मान लिया गया था कि साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी होगी, यानी कि पोल्यूशन सबकी समस्या है। ठीक है, जो उत्तरी गोलार्ध में रहने वाले देश हैं पोल्यूशन इनके लिए भी समस्या है, जो दक्षिणी गोलार्ध में रहने वाले देश हैं पोल्यूशन इनके लिए भी समस्या है। समस्या तो सबकी है, यानी प्रॉब्लम सबकी है, कहने का मतलब है साझी है, सबकी है, लेकिन जिम्मेदारी अलग अलग होनी चाहिए। जिसने ज्यादा नुकसान पहुंचाया वो ज्यादा भरपाई करेगा, जिसने कम नुकसान पहुंचाया वो कम भरपाई करेगा, लेकिन भरपाई दोनों को करना है। ठीक है, इसीलिए कहा गया साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है। तो ये क्या है, एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है। इसके अंतर्गत क्या कहा गया था कि जो औद्योगिक देश हैं उनको ग्रीन हाउस गैस जो है, जो खतरनाक गैस होती है, उसको कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। ठीक है, यानी जो ग्रीन हाउस गैसें हैं जो मान लो पर्यावरण को ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है, उन गैसों का उत्सर्जन कम कैसे किया जाए, इस पे चर्चा हुई थी और ये प्रोटोकॉल जो है क्योटो प्रोटोकॉल ये लाया गया था। ठीक है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, हाइड्रो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, ये कुछ गैसें हैं। इसके बारे में माना जाता है कि ये गैस जो है ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देती है। ठीक है, तो इन गैसों का उत्सर्जन कम करें सभी देश, इस पे चर्चा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने पर्यावरण को संरक्षण देने के लिए कौन से कदम उठाए। हमारी सरकार ने पर्यावरण को संरक्षण देने के लिए कौन से कदम उठाए। तो देखिए, हमारी सरकार ने सबसे पहले क्या करा, अपनी जो ऑटो फ्यूल पॉलिसी थी उसको चेंज करा। ठीक है, और पहले क्या होता था, सारी गाड़ियां पेट्रोल डीजल पे चलती थी, फिर सीएनजी गैस को लेकर आए थे कि सीएनजी पे गाड़ियां चलाई जाएगी जो कि पोल्यूशन को क्या करेगी, कम कर देगी। भारत में स्वच्छ ईंधन को अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, फिर सीएनजी के द्वारा हमारे यहाँ पे गाड़ी चली जाएगी। अब एक और नया कॉन्सेप्ट आया है ईवी, यानी कि जो चार्जिंग वाली, जो बैटरी से चलने वाली गाड़ियां होती है वो आने लगी है। वो क्यों लाई जा रही है, इसीलिए ताकि पेट्रोल और डीजल से होता है पोल्यूशन, लेकिन ईवी से या फिर सीएनजी से इससे पोल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, तो पोल्यूशन को कम करा जाए तो इसलिए ये लाया गया है। फिर 2001 में हमने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित किया था। ठीक है, बिजली का कैसे संरक्षण किया जा सकता है, और 2003 में बिजली अधिनियम पारित किया था। ठीक है, तो ये कुछ प्रयास है हमारी तरफ से। फिर स्वच्छ कोयले का उपयोग को बढ़ावा दिया जाने लगा, बायोडीजल के प्रयोग को मंजूरी मिल गई। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को मंजूरी मिली, रसोई गैस का प्रोत्साहन दिया, यानी जो एलपीजी सिलेंडर होते हैं उसको ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा। पहले क्योंकि चूल्हे में खाना बनाया जाता था तो उसमें आग लगाई जाती थी। ठीक है, लकड़ियाँ वगैरह, उपले वगैरह जलाते थे जिससे कि पोल्यूशन फैलता था, तो उसको खत्म करके एलपीजी सिलेंडर पे ले आए। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो हमारी सरकार ने करा है जिससे कि पॉल्यूशन को हम कम कर सकें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मूलवासियों की मुख्य समस्याएं कौन सी हैं। मूलवासी जो है उनकी मेन समस्या क्या है, इसको समझते हैं। तो देखिए, दुनिया में कहीं भी जो मूलवासी रहते हैं वो समानता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है, समान अधिकार के लिए, विकास के लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि जहां ये रहते हैं वहां पे विकास नहीं हुआ है। इन लोगों को स्वतंत्र पहचान मिले, इसकी मांग की जा रही है। जिस स्थान पे ये लोग रहते आए हैं, ठीक है, उस पे अपना हक की मांग करते हैं कि हमारा स्थान है, हमें इस पे हक मिलना चाहिए। जंगलों को ना उजाड़ने की मांग करते हैं ये लोग। इनके जीवन में दखल अंदाजी अगर कोई करता है तो उस चीज़ को ये लोग पसंद भी नहीं करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे अपना ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 7, यानी पहली बुक का लास्ट चैप्टर, इसको देख लेते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण का अर्थ बताइए। तो वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है, वैश्वीकरण का अर्थ होता है प्रवाह। अब ये प्रवाह जो होता है ये कई तरीके से हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कि विचार दुनिया में एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पहुंचे तो विचारों का प्रवाह हो गया।
वस्तु अगर एक देश से दूसरे देश में जा रही है तो वो भी वस्तुओं का प्रवाह हो जाएगा। पूंजी अगर एक से ज्यादा जगह पे पहुंच रही है तो वो पूंजी का प्रवाह हो जाएगा। बेहतर आजीविका की तलाश में अगर लोग एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं तो वो लोगों की आवाजाही या लोगों का प्रवाह हो जाएगा। यानी जब कोई एक चीज दूसरी जगह पे पहुंच रही है, कई कई जगहों पे पहुंच रही है, एक देश से दूसरे देश में पहुंच रही है, तो वो सब वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक है, वैश्वीकरण जो आज के समय में है, ग्लोबलाइजेशन, इसके प्रमुख कारण क्या है, ये क्यों सक्सेस हो पाया? तो इसके पीछे कारण है टेक्नोलॉजी। यानी टेक्नोलॉजी का जो जितनी तेजी से विकास हुआ है, वैश्वीकरण जो है उतनी ही तेजी से हुआ है। ठीक है, फिर टेलीफोन का आविष्कार, क्योंकि आपको पता है आज के समय में टेलीफोन है घर घर में। पहले क्या होता था, मान लो कोई संदेश पहुंचाना था तो वो कैसे जाता था, चिट्ठी के माध्यम से जाता था। चिट्ठी एक बंदा लिखेगा, ठीक है, मान लो कोई चिट्ठी लिख रहा है, फिर वो उसको पोस्ट करेगा, तब जाके वो कुछ दिनों के बाद दूसरा जो आदमी है वो उसके पास पहुंचेगी और वो उसको पढ़ेगा, फिर वो रिप्लाई करेगा। बहुत टाइम लग जाता था। लेकिन जब टेलीफोन का आविष्कार हो गया, टेलीफोन आ गया, तो उसके बाद एकदम से संदेश आसानी से पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, तो इसके कारण वैश्वीकरण तेजी से हो पाया। फिर टेलीग्राफ का आविष्कार हो गया, छपाई तकनीक जो है उसके कारण हो पाया है। ठीक है, तो आप सीधा सीधा बता सकते हो कि टेक्नोलॉजी के विकास के कारण वैश्वीकरण बहुत तेजी से फैला है। वैश्वीकरण के आर्थिक परिणाम क्या हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए, वैश्वीकरण के कारण आज के समय देखें तो पूरी दुनिया में वस्तुओं के व्यापार में वृद्धि हुई है। वैश्वीकरण के कारण ही आज आसानी से हम सारी चीज़ों को खरीद सकते हैं। आज दुनिया में कहीं भी बनने वाली कोई चीज़ है हम ऑनलाइन आराम से ऑर्डर कर सकते हैं, घर पे मंगा सकते हैं। ठीक है, तो ये वैश्वीकरण के कारण पॉसिबल हो पाया है। क्योंकि पहले की तरह अब आयात पे प्रतिबंध नहीं लगाए जाते। दुनिया चाहती है मुक्त व्यापार हो, व्यापार को बढ़ावा दिया है। ये सब वैश्वीकरण के कारण हो पाया है। पूंजी की आवाजाही में भी वृद्धि हुई है। आसानी से पूंजी एक जगह से दूसरी जगह भेजी जा सकती है। अब जो निवेश करता है वो धन जो है वो किसी भी देश में लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अमेरिका जैसे देश हैं, उनके यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा नहीं होती है, वो विकासशील देशों में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनका पैसा तेजी से बढ़े। विकासशील देशों में जहाँ उन्हें अधिक लाभ हो वहाँ पे विचारों का विस्तार हुआ है। इंटरनेट और कंप्यूटर से जुड़ी सेवाओं का भी यहाँ पे विस्तार हुआ है। ये सब आर्थिक विकास में आ जाएगा। ठीक है, फिर विकसित देश क्या है, अपनी वीजा नीति कठोर बना रहे हैं ताकि आसानी से विकासशील देशों के लोग वहां पे ना चले जाएं, उनके रोजगार को ना हथिया लें। ये भी आर्थिक परिणाम में आ जाएगा। निजीकरण और पूंजीवाद को बढ़ावा मिल रहा है। ठीक है, ये आ जाएगा। लाखों लोगों को रोजगार मिला है। बाजार में प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन बढ़ रहा है। बाजार में विभिन्न देशों के उत्पाद आसानी से उपलब्ध हैं। ये जितने भी पॉइंट आप देख पा रहे हो ये सब वैश्वीकरण के आर्थिक परिणाम है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि वैश्वीकरण के सांस्कृतिक परिणाम बताइए। क्या सांस्कृतिक परिणाम है? तो देखो, हमारे खान पान में बदलाव आ रहा है। जो चीजें हमने कभी सपने में नहीं सोची होगी आज वो सब खाई जा रही है। बर्गर हो गया, ठीक है, पेटिस हो गया और चाउमीन वगैरह हो गया। ये सब क्या है? ये बाहर की चीजें हैं, ये हम खा रहे हैं, तो ये खान पान में बदलाव दिखा रहा है। रहन सहन में बदलाव हो गया। पहले जो हमारा रहन सहन था आज से 100 साल पहले, अब वैसा नहीं रहा। लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो चुकी है। संस्कृतियों का ह्रास हो रहा है, यानी हमारी जो संस्कृति थी, हमारा कल्चर है, वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। पश्चिमी संस्कृति को हम अपनाते जा रहे हैं। अमेरिकी संस्कृतियों की तरफ हमारा झुकाव बढ़ रहा है। महिलाओं की स्थिति में कुछ जगह पे कमी भी आई है तो कुछ जगह पे उनकी स्थिति में सुधार भी आया है। ठीक है, विदेशी फिल्में, विदेशी त्योहार, विदेशी संगीत की तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है। रूढ़िवादिता, जो पुरानी जो रूढ़िवादी सोच थी वो खत्म होती जा रही है। लोग आधुनिक होते जा रहे हैं। ठीक है, उनकी सोच बदल रही है, लोगों के विचारों में बदलाव आ रहा है। विदेशी संस्कृति का बहुत तेजी से प्रसार हो रहा है जिसको हम अपना रहे हैं। तो ये इसके सांस्कृतिक परिणाम है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी बुक 1 खत्म हो जाती है। अब हम आ गए बुक 2 में। आपकी जो बुक 2 है इसमें से 2 चैप्टर आ रहे हैं। ठीक है, इसको देख लेते हैं मिड टर्म के हिसाब से। तो सबसे पहला चैप्टर हमारा राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। बुक 2 चैप्टर 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्र निर्माण की प्रमुख 3 चुनौतियां कौन सी हैं? देखिए, देश हमारा आज़ाद हुआ था 1947 में। उसके बाद हमें राष्ट्र का निर्माण करना था अपने हिसाब से, और उस समय हमारे सामने 3 प्रमुख चुनौतियां थी। वो 3 प्रमुख चुनौतियां कौन सी थी? सबसे पहली चुनौती थी एकता के सूत्र में बांधना। यानी हमारा देश जो है भारत बहुत ज़्यादा विविधताओं से भरा हुआ देश है। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग धर्मों के अलग अलग जाति को में बटे हुए लोग रहते हैं। उनकी विचारधारा अलग है, रहन सहन, कल्चर सब कुछ अलग है। ऐसे में उनके बीच में विवाद, लड़ाई झगड़ा होने का चांस ज़्यादा थे। तो ऐसे में सबको एकता के सूत्र में बांधना, ये सबसे पहली चुनौती थी। दूसरा था लोकतंत्र स्थापित करना, क्योंकि अब हमारा देश आज़ाद हो चुका है तो सरकार हमारे तरीके से बनेगी। ठीक है,
वो सरकार कैसी होगी? लोकतांत्रिक सरकार, क्योंकि हमारे यहाँ पे पहले से ही माना गया था कि हम अपने देश में लोकतंत्र स्थापित करेंगे। तो लोकतंत्र को स्थापित करना भारत जैसे देश में, ये एक दूसरी चुनौती थी। तीसरा था कि सरकार तो बनेगी, चलो लोकतांत्रिक सरकार आ जाएगी, लेकिन सरकार ऐसी होनी चाहिए जो पूरे समाज के भलाई के लिए काम करे, यानी सभी लोगों का भला करे। ऐसा ना हो केवल अमीरों का भला कर रही हो, सबका भला करे सरकार, ऐसी सरकार होनी चाहिए। तो पूरे समाज का भला करना, ये तीसरी चुनौती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत जो है, इससे आप क्या समझते हो? तो देखिए, द्विराष्ट्र सिद्धांत जो है मुस्लिम लीग के द्वारा लाया गया था। मुस्लिम लीग ने कहा था कि जो ब्रिटिश इंडिया है ये एक नहीं बल्कि दो कौमों का देश है। दो कौम कौन सी? एक तो हिंदू और दूसरी मुस्लिम। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार मुसलमान जो थे, इन्होंने कहा कि हमको भारत में हिंदुओं के साथ नहीं रहना है, हमको चाहिए एक अपना अलग राष्ट्र। उसकी इन्होंने डिमांड कर दी, जो पाकिस्तान कहलाया। ठीक है, और देश को इसी सिद्धांत के आधार पर बांट दिया गया, यानी धर्म के आधार पर बांट दिया गया। जो हिस्सा भारत का है वो भारत का रह गया, और पूर्व और पश्चिम में दो हिस्से अलग कर दिए। जो वहाँ पे मुस्लिमों का संख्या अलग ज़्यादा थी, ठीक है, उसको पाकिस्तान कहलाया, पाकिस्तान कहा जाता है वो। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इसका क्या मतलब है? तो देखिए क्या होता था, जब कोई रियासत या कोई रजवाड़ा, ठीक है, भारतीय संघ में शामिल हो जाता था, तो जिस चीज पे सिग्नेचर करता था उसको विलय पत्र या फिर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता था। तो इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन एक विलय पत्र था जिसके अनुसार रियासतों का भारतीय संघ में विलय किया जाता था, यानी इनको भारतीय संघ में शामिल किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है कि आज़ादी के समय किन दो बातों पे सबकी सहमति थी? तो आज़ादी के समय सब इस बात पे सहमत थे कि हमारे यहाँ पे जो सरकार होगी वो लोकतांत्रिक तरीके से कार्य करेगी, यानी लोकतांत्रिक सरकार होगी। ठीक है, दूसरी बात ये थी कि हमारी सरकार जो होगी वो सभी के भलाई के लिए काम करेगी। ठीक है, समूचे समाज यानी पूरे समाज की भलाई के लिए हमारी सरकार काम करेगी। नेक्स्ट देखते हैं, जो भारत का विभाजन हुआ, तो विभाजन के दौरान भारत के सामने कौन कौन सी समस्याएं आई? तो सबसे पहली समस्या ये आई कि मुस्लिम जो थे, क्योंकि देश को धर्म के आधार पर बांटना था, मुस्लिम जो थे वो पूरे भारत में थे, यानी पूरे देश में बटे थे, और पूरे देश को बांट पाना आसान नहीं था, ये समस्या थी। ऐसे दो इलाके मिले जहां पे मुस्लिम जो थे वो संख्या में ज़्यादा थे, यानी बहुसंख्यक थे। ठीक है, अब दोनों, एक पूर्व में था एक पश्चिम में था, अब उन इलाकों को उठाकर एक साथ जोड़ना ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ये समस्या आ रही थी, क्योंकि दोनों इलाकों को जोड़ेंगे कैसे, जो कि मुमकिन ही नहीं है। फिर सभी मुस्लिम जो थे वो पाकिस्तान जाने को तैयार नहीं थे। ठीक है, कुछ चले गए लेकिन कुछ यहीं रह गए। तो ये समस्या आ रही थी कि भाई अब क्या करें, क्योंकि सबको जाना चाहिए था। नेक्स्ट है पंजाब और बंगाल में कुछ इलाकों में मुस्लिम ज़्यादा थे। अब पंजाब और बंगाल का क्या करें, भाई भारत का अंग है, तो वहाँ पे फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इन्होंने बंटवारा कर दिया था। फिर वो जिले के आधार पे वहाँ पे बांटा गया। अल्पसंख्यकों की समस्या आ रही थी, यानी जैसे मान लो जो हिस्सा जहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा है, जो पाकिस्तान बना दिया गया है, वहाँ पे हिंदू और सिख भी तो रहते हैं, अब वहाँ पे अल्पसंख्यक हैं, उनकी समस्या आ रही थी। ऐसे ही भारत में भी मुस्लिम कुछ जगह पे थे जो कि वहाँ पे अल्पसंख्यक थे, वो समस्या आ रही थी। फिर एक समस्या ये थी कि चंद घंटों के अंदर देश खाली करने को कह दिया गया था, मुसलमानों से कह दिया गया था तुम उधर जाओ, उधर के हिंदुओं से कह दिया गया था कि तुम भारत की तरफ जाओ। ये बहुत जल्दीबाजी में हुआ। ठीक है, तो ये समस्याएं थी। अगला क्वेश्चन है कि विभाजन के क्या परिणाम हुए? जब देश का बंटवारा हो गया तो क्या परिणाम हुए? तो उस समय हुआ दंगा, यानी सांप्रदायिक हिंसा हुई, धर्म को लेकर लोगों ने एक दूसरे को मारना काटना शुरू कर दिया। विभाजन के दौरान अचानक स्थानांतरण हुआ था, ये किसी को नहीं पता था अचानक से ऐसा करना पड़ेगा, जिसकी वजह से बहुत समस्याएं आई। लाखों लोगों को मजबूरन शरणार्थी शिविर में रहना पड़ा। ठीक है, जो रिफ्यूजी कैंप थे वहां पे रिफ्यूजी बन के रहना पड़ा, ये बहुत बड़ी समस्या थी। और महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, यौन हिंसा हुई, उनकी हत्या कर दी गई, जबरन उनसे शादी कर ली गई, ये बहुत गलत हुआ। ठीक है, विभाजन के दौरान संपत्ति का भी बंटवारा किया गया, देश की संपत्ति आपस में बांट ली गई। ठीक है, लूटपाट भी कई जगह पे देखने को मिलती है। विभाजन के दौरान ऐसा माना जाता है कि 80 लाख लोग जो थे जिन्होंने अपना घर छोड़ा था, तो ये सब परिणाम हुआ उसका। अगला क्वेश्चन है कि राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार हुआ? ठीक है, देखिए सन 1920 में क्या होता है, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में देखो 1920 की बात है, देश आज़ाद नहीं हुआ है, देश आज़ाद हुआ है 1947 में, यानी देश आज़ाद होने से पहले, काफ़ी पहले की बात है 1920 की। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था, लोग वहाँ पे जुटे थे, और वहाँ पे कांग्रेस ने ये डिसीजन ले लिया था
कि राज्यों का पुनर्गठन हम भाषा के आधार पे करेंगे। यानी जब हमारा देश आजाद हो जाएगा, ठीक है, जब भी आजाद हो जाएगा, क्योंकि भविष्य का पता नहीं होता ना कि कब क्या होएगा। उनको थोड़ी पता था कि देश 1947 में आजाद होगा। उन्होंने ये कहा कि जब हमारा देश आजाद हो जाएगा तो हम भाषा के आधार पे राज्यों को पुनर्गठन करेंगे, दोबारा से रीअरेंज कर देंगे, ठीक है। आजादी और बंटवारे के बाद जब देश आजाद हो गया तो हमको पता नहीं था कि बंटवारा हो जाएगा, बंटवारा हो गया, देश आजाद भी हो गया, बंटवारा भी हो गया। देश की सिचुएशन जो थी वो बिल्कुल बदल गई थी। ऐसे में जो नेता थे हमारे, जिन्होंने डिसीजन ले लिया था 1920 में कि हम भाषा के आधार पे राज्य बनाएंगे, तो उन्हें लगा कि अगर अभी देश आजाद भी हुआ है और अभी देश का बंटवारा भी हुआ है, वैसे ही देश समस्याओं से गुजर रहा है, अगर ऐसे में हम देश में राज्यों का पुनर्गठन करने लग जाएं, वो भी भाषा के आधार पे करने लग जाएं, तो इससे समस्या हो सकती है कि देश में अव्यवस्था फैल जाएगी, ठीक है। तो ये समस्या थी, इसीलिए सरकार जो थी वो डर रही थी कहीं देश ना टूट जाए, क्योंकि इससे देश टूटने का खतरा पैदा हो सकता था, ठीक है। तो केंद्रीय नेतृत्व ने इस मसले को स्थगित करने का फैसला करा। अब सरकार ने यह डिसीजन लिया कि भाई इसको हम पोस्टपोन कर देते हैं, अभी नहीं करेंगे, राज्यों का पुनर्गठन करेंगे, बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। लेकिन इस चीज को लेकर विवाद हुआ था, ठीक है। विवाद क्या हुआ कि 1952 के दिसंबर में आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाना पड़ा। हुआ क्या कि जो मद्रास प्रांत था वहां पे लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, यानी कि उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया कि हमको भाषा के आधार पे अलग, यानी तेलुगु भाषी लोगों के लिए अलग राज्य बनाओ आंध्र प्रदेश। उसकी वजह से दंगे वगैरह देश में होने का खतरा था। तो ऐसे में सरकार ने डिसीजन लिया कि हम आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बना देंगे, ठीक है। आंध्र प्रदेश के गठन के साथ ही देश में दूसरे हिस्सों से भी ये डिमांड होने लगी कि हमें भी भाषा के आधार पर अलग कर दो। इसके बाद केंद्र सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना दिया। इस आयोग का काम क्या था कि राज्यों के सीमांकन के मामले पे गौर करना कि राज्यों का सीमांकन कैसे किया जाए, ठीक है। इसने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार करा कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहां पे जो भाषा बोली जाती है इसके आधार पे होना चाहिए, ठीक है। और इस आयोग की रिपोर्ट 1956 में, इस रिपोर्ट के आधार पे 1956 में क्या होता है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम यानी कि कानून ला दिया गया, ठीक है। उसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश उस समय में बना दिए गए थे, ठीक है, जो कि बाद में टूट टूट कर और ज्यादा बनते गए। तो ये हमारा पहला चैप्टर था। अब बात करते हैं दूसरा चैप्टर, एक दल के प्रभुत्व का दौर। इसको समझते हैं। पहले चुनाव कराने में चुनाव आयोग को कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा था, यानी जब देश में पहली बार चुनाव कराए जा रहे थे तो हमारा जो इलेक्शन कमीशन है उसको क्या समस्याएं उसके सामने आई, किन समस्याओं का उसने सामना करा। तो देखिए, सबसे जो मुश्किल था वो था स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना इलेक्शन कमीशन के लिए। क्यों? क्योंकि पहली बार देश में चुनाव हो रहा था। टेक्नोलॉजी आज की तरह ईवीएम मशीनें नहीं होती थी, टेक्नोलॉजी इतनी थी नहीं, लोग उतने पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक है। तो ये समस्या थी। फिर चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना है, क्योंकि पहली बार लोकसभा विधानसभा के क्षेत्र का सीमांकन किया गया था, तो ये समस्या थी। फिर पहली बार वोटर लिस्ट बनाई जानी थी, ठीक है, तो मतदाता सूची बनाने में भी बहुत सारी समस्या आ रही थी। अधिकारियों को और चुनाव कर्मियों को ट्रेनिंग देना था, क्योंकि भाई जब तक ट्रेनिंग नहीं मिलेगी तब तक कैसे सफल चुनाव हो पाएगा। कम साक्षरता के चलते मतदान की विशेष पद्धतियों के बारे में सोचना, ये भी इनको करना था, ठीक है। फिर पहले जो 3 चुनाव हुए उसमें कांग्रेस बहुत ज्यादा वोट लेकर बहुत ज्यादा सीटों के साथ आई है। आखिर ऐसा क्या था, क्या कारण था जिसकी वजह से कांग्रेस को इतना ज्यादा मतलब इतनी ज्यादा सीटें, इतने ज्यादा वोट मिलता था। तो देखिए, देश की सबसे पुरानी पार्टी और सबसे बड़ी पार्टी जो थी वो कांग्रेस थी, इसका फायदा मिला। देश में सबसे मजबूत संगठन इसी पार्टी के पास था, क्योंकि विपक्ष जो था ना, विपक्ष नाम मात्र का था, कमजोर विपक्ष था, तो इसलिए इनको फायदा मिला। फिर सबसे जो फेमस नेता होते थे, जैसे नेहरू जैसे नेता थे, वो सब कांग्रेस में थे। आज़ादी की इसको विरासत हासिल थी, सभी वर्गों का समर्थन था, क्योंकि भाई कांग्रेस में गर्मपंथी, नरमपंथी, वामपंथी, दक्षिणपंथी, ठीक है, चरमपंथी, किसान, मजदूर, सब तरह के लोग इसमें शामिल थे, तो सभी वर्गों का समर्थन था। नेहरू जैसे जो नेता थे, जो करिश्माई नेता थे, वो भी इसमें थे। और सबको साथ लेकर चलने का जो कांग्रेस का नेचर था, उसकी प्रकृति थी, उसकी वजह से कांग्रेस जो थी प्रथम 3 आम चुनाव में बहुत ज्यादा वर्चस्व के साथ आती है, ठीक है, बहुत ज्यादा वोटों के साथ आती है। बॉम्बे प्लान से क्या अभिप्राय है, तो सन 1944 में जो उद्योगपति थे, इनका एक ग्रुप जो था वो बैठा, उसने मीटिंग करी।
इस समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का प्रस्ताव रखा कि देश में जो अर्थव्यवस्था चलाई जाएगी वो नियोजित होगी, यानी प्लानिंग के तहत होगी। ठीक है, इसी को बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में एक दल का प्रभुत्व दुनिया में अन्य देशों में जो एक पार्टी का प्रभुत्व है उससे कैसे अलग है। कहने का मतलब है हमारे यहाँ पे एक पार्टी का प्रभुत्व रहा है हमारी राजनीति में, वो थी कांग्रेस। फिलहाल कांग्रेस का प्रभुत्व नहीं है, फिलहाल तो आपको बीजेपी का प्रभुत्व देखने को मिलता है आज की डेट में, देखें पिछले कुछ सालों से। तो हमारे यहाँ पे जो एक पार्टी का प्रभुत्व था, दुनिया में बहुत सारे देशों में एक पार्टी का प्रभुत्व है, उसमें और हमारे देश में क्या अंतर है आपसे ये पूछा गया है। तो देखिए एग्जाम्पल के लिए आप बता सकते हो कि मेक्सिको में पीआरआई जो पार्टी है उसकी स्थापना 1929 में हुई। ठीक है, इसने मेक्सिको में 60 वर्षों तक शासन करा, लेकिन इसका जो रूप था वो तानाशाही वाला था, यानी तानाशाही सरकार थी। भारत की जो सरकार है वो तानाशाही वाली नहीं होती, वो लोकतांत्रिक तरीके से वोटिंग के जरिए चुनकर आती है। तो ये अंतर था। फिर बाकी देशों में भी एक पार्टी का प्रभुत्व है, लेकिन वो लोकतंत्र की कीमत पे कायम हुआ है, यानी लोकतंत्र को साइड में फेंक दिया, तब जाके एक पार्टी का शासन दुनिया भर के देशों में देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे चाइना हो गया, क्यूबा हो गया, सीरिया हो गया, इन देशों में तो संविधान ही ऐसा है, संविधान ने ये बोला है कि एक ही पार्टी यहाँ पे शासन कर सकती है, तो वहाँ तो कुछ कर ही नहीं सकते। म्यांमार, बेलारूस, इरिट्रिया जैसे जो देश हैं यहाँ पे भी एक ही पार्टी का प्रभुत्व है। ये कानूनी और सैन्य उपायों के कारण हो पाया है। तो भारत में जो एक पार्टी का प्रभुत्व है इन देशों से बिल्कुल अलग है। ठीक है, हमारे यहाँ पे जो एक पार्टी का प्रभुत्व है वो लोकतंत्र के कारण है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के कारण है। लेकिन दुनिया के देशों में जो एक पार्टी का शासन है वो कुछ ही अलग कारण से है। ठीक है, जो आपने यहाँ पे समझ लिया होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जो वामपंथी यानी कम्युनिस्ट जो सरकार है वो कौन से राज्य में बनी थी। तो ये वामपंथी सरकार केरल में बनी थी, 1957 में बनी थी। ठीक है, लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका क्या होती है। तो लोकतंत्र में विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वो सरकार की नीतियों की आलोचना करता है। ठीक है, जो सरकार पॉलिसी लाती है उसकी कमियां बताता है, सरकार को निरंकुशता पर अंकुश लगाता है, निरंकुश नहीं होने देता, तानाशाही नहीं चलने देता, जनता को एक ऑप्शन देता है कि भाई अगर ये सरकार तुम्हें पसंद नहीं है तो हमारे पास आओ, हमें वोट दो, हम सत्ता में आएंगे, हम तुम्हारे लिए काम करेंगे। लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। ठीक है, अगला है भारतीय जनसंघ की विचारधारा जो है उसके दो महत्वपूर्ण विशेषता की बात करें तो देखो, भारतीय जनसंघ जो पार्टी है इसको किसने बसाया था, किसने बनाया था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। इस पार्टी का मानना था कि जो हमारी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, हमारी जो परंपरा है, उसके आधार पे हमको आधुनिक, प्रगतिशील और ताकतवर बनकर रहना चाहिए। ठीक है, ये एक देश एक झंडे की बात करता है, पूरे देश में एक जैसी शासन व्यवस्था की बात करता है। ठीक है, और भारत को आणविक परमाणु शक्ति के रूप में तैयार करना चाहते थे ये जनसंघ वाले जो थे। एक भाषा, एक कल्चर की बात करते हैं। फिर कांग्रेस को एक विचारधारात्मक गठबंधन क्यों कहा जाता है, अगला क्वेश्चन है। कांग्रेस को एक विचारधारात्मक गठबंधन इसलिए कहा जाता है क्योंकि कांग्रेस के अंदर बहुत सारी विचारधाराओं को मानने वाले लोग रहते हैं। इसमें आपको शांतिवादी भी दिखेंगे तो चरमपंथी भी दिखेंगे, नरमपंथी, क्रांतिकारी, ठीक है, वामपंथी, दक्षिणपंथी, हर तरह के लोग आपको इसमें दिखते हैं। कांग्रेस में समाजवादी, पूंजीवादी दोनों ही विचारधारा के नेता मौजूद हैं, सभी धर्म, सभी जाति के लोगों का समर्थन है, इसलिए इसको एक विचारधारात्मक गठबंधन कहते हैं। कांग्रेस एक मंच की तरह है, ठीक है, जिस पर अनेक हित समूह जो है वो अपने राजनीतिक दल के रूप में यहाँ पे जुटते हैं। कांग्रेस का जो स्वभाव था वो गठबंधनी स्वभाव था। ठीक है, एक सतरंगा इंद्रधनुष के रूप में, क्योंकि इसमें अलग अलग जाति धर्म के लोग जो थे वो इसमें शामिल हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ये जो चैप्टर खत्म हो जाता है। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो है उसको दबा दें। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।